जेब में, 500 रुपए नहीं है ये। 500 रुपए तो धन के बदले में ही धन दिया जाता है। तो ये जो आप इस नोट को चलाते हो, इस पर्ची को, ये आप धन मानकर चलाते हो, धन नहीं है ये, धन का वायदा है। लैंड बैंक के अंदर, जो लैंड बैंक का जो कानून बनाया था, उस कानून के अंदर एक लाइन डाली हुई थी कि हम लोग आपके गांव का नक्शा हमने जो है वो ड्रोन से ले लिया है, उसके बाद जो जमीनें आपकी हैं, अपनी जमीन क्लेम कर लो। जो जमीनें क्लेम नहीं होंगी, जिन जमीनों को कोई भी क्लेम करने के लिए नहीं आएगा, वो जमीनें सरकार की हो जाएंगी। तो आपके गांव में कोई गांव छोड़कर पुराने समय में दूसरे किसी स्टेट में रहने चला गया, कोई बंबई चला गया, लाला जी, खाली पड़े मकान और खाली पड़े प्लॉट थे, वो सारे के सारे सरकार ने अपने नाम पे कर लिए, रजिस्ट्री करवा ली। उसके बाद जो सामूहिक जमीनें थी आपकी, उसको भी कोई क्लेम करने नहीं आया, किसी ग्राम पंचायत ने क्लेम नहीं की, तो वो सामूहिक जो जमीनें थी, जिसको किसी व्यक्तिगत किसी तरीके से अपनी जमीनें वापस ले सकते हैं, या तो किसी को मालूम हो कि वो जमीन किसके खानदानी मतलब पीछे खाते में किसके चढ़ी हुई है, वो सारे लोग इकट्ठे होकर के अपनी वापस मांगे। इसमें ज्यादा चांस ये है कि लड़ाई बजने के चांस हैं कि वो थी तो पंचायत की जमीन, अब वो चढ़ी हुई है उसके दादाजी के नाम पे ही, तो आएगी वो उनके पास, मुआवजा उनके पास आएगा। मतलब वो मुआवजे के लालच में फिर उसके ऊपर अपना एकाधिकार जताना शुरू कर सकते हैं। तो इसका दूसरा रास्ता फिर ये बनता है कि पूरे गांव को ये बात समझाई जाए कि ये गांव की जमीन है, अगर रजिस्ट्री सरकार को चालू रखनी ही है तो वापस गांव के नाम करवानी पड़ेगी वो जमीन की रजिस्ट्री। क्यों भाई, ग्राम पंचायत की जमीन है तो ग्राम पंचायत को वापस लेनी पड़ेगी ना। और उसमें फिर ग्राम सभा की मीटिंग हो बकायदा। ग्राम सभा की मीटिंग में, ग्राम सभा की वही मीटिंग जो है कामयाब बोली जाएगी कि ये ग्राम सभा की मीटिंग है जिसमें 70% गांव का आदमी शामिल हो, 70% कम से कम। और ग्राम सभा में कौन मेंबर होता है? जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, चाहे उसकी वोट बनी हुई चाहे नहीं बनी हुई है, 18 साल से ऊपर का हर आदमी ग्राम सभा का मेंबर होता है। तो हर उस बच्चे को वहां बुलाया जाए, उस बंदे को नहीं भी बुलाया जाए तो वहां उसके सिग्नेचर जरूर उस ग्राम सभा की मीटिंग में हो। 70% से ऊपर आबादी जो 18 साल से ऊपर की है, उसके सिग्नेचर करवा करके और गांव की उस जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए एक सबसे पहले तो डीसी को इसकी अर्जी दी जाए। इस पे कोई काम नहीं होगा, ये हम पहले से आपको बता रहे हैं, क्योंकि बेईमान सरकार है जिनके हाथ में कठपुतली बनकर के ये खेल रही है। उन लोगों का मकसद, उन उद्योगपतियों का मकसद आपकी जमीनें लेना ही है, आपको गांव खाली करना ही है। अगला जो स्टेप है आपका गांव खाली करने का है। आपने अगर अपने हर कस्बे के आसपास की गतिविधियों को अगर थोड़ा सा गौर से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि आपका जो भी कस्बा नजदीक में लगता है, उसके आसपास इन्होंने कुछ एरिया निकाला हुआ है जो रिहायशी क्षेत्र के लिए रखा है। तो वहां पर इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के नाम से एक नई योजना चालू की है, जिसमें ये किसान को भी पार्टनर बनाने को तैयार हो जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डर आते हैं, वो किसान को बोलते हैं कि तेरे को इस पूरे प्रोजेक्ट में इतने % का हिस्सेदार दे देंगे, जमीन तेरी, ऊपर की इन्वेस्टमेंट हमारी, वो हम बैंकों से लोन करवा लेंगे। वहां बड़े बड़े 10 मंजिला, 8 मंजिला, 15 मंजिला कबूतर खाने बना दिए जाते हैं, जिनको वो लोग फ्लैट बोलते हैं। उसके अंदर उसका जो मकसद है वो उनको पता है, क्योंकि इन्होंने शहरों में ट्रायल करके देख लिया है। जब लॉकडाउन लगा था, गांव को बंद नहीं कर पाए ये लोग, गांव को लॉकडाउन नहीं लगा पाए। जिस टाइम पे अंग्रेज इस देश के ऊपर राज करते थे, तब भी ये गांव को कंट्रोल नहीं कर पाए। गांव उस वक्त भी आजाद थे, क्योंकि गांव के पास अपना अनाज, अपना पानी, अपना डंगर, अपना सब कुछ था, अपनी मेहनत से वो करते थे, तो किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं थे। इसलिए गुलामी के दौर में भी गांव आजाद थे। उसको अब गांव को शहरों की तर्ज पर डेवलप करने का काम है, चाहे वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना है, चाहे आपके जोड़ की विकसित करना है, चाहे वहां पर मतलब पंचायत भवन का निर्माण करना, वहां सचिवालय, गांव का सचिवालय बनाना। ये इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का ही हिस्सा है। तो अभी वो क्या करते हैं, गांव को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये किया कि 5000 की अगर आबादी है किसी गांव की,
उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। लेकिन वो 5,000 लोग अगर किसी एक बड़ी टाउनशिप के अंदर आ जाएं, किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आ जाएं, फ्लैट्स में आ जाते हैं अगर वही 5,000 घर, तो सिर्फ एक गेट पे एक गेट कीपर ही पूरे की पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर लेगा। बिना मास्क लगाए निकलने नहीं देगा, बिना वैक्सीन का सर्टिफिकेट चेक कराए नहीं निकलने देगा। अब आप सोचो, आपकी सबकी जमीन ऑलरेडी बैंकों के पास नीलाम पड़ी है किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर, और लोगों के पास पे करने के लिए पैसा है नहीं है। जब आपके पास पे करने के लिए पैसा भी नहीं है और आपकी जमीन भी नीलाम हो चुकी है, अब सोशल क्रेडिट स्कोर लाने के लिए वो सीबीडीसी ला ही रहे हैं। आपके बैंक खाते वैसे ही बंद हो जाएं, उसके लिए उन्होंने पहले ही कानून बनाया कि बैंकों में रखा हुआ आपका जो पैसा है, पहले जब 2016 से पहले हमारे बैंकों में पैसा रखा होता था तो उसमें से 1,00,000 रुपया आपका सेफ रहता था। पहले बैंक में रखा हुआ ना, कितना भी पैसा रखा है आपका, 1 करोड़ रुपया भी रखा है, तो उसकी गारंटी जो भारत सरकार की थी वो 1,00,000 रुपए की थी। इन्होंने क्या किया कि 5,00,000 रुपए की गारंटी कर दी। अब ये मतलब अगर आपका बैंक को उड़ जाता है, अगर बैंक बंद हो जाता है, तो उस टाइम पर आपका केवल 5,00,000 रुपया सेफ है। तो 5,00,000 रुपए तक की अमाउंट आपकी सेफ्टी में रखी जाएगी, आपको गारंटी सिर्फ उतने का ही मिलेगा। वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, चाहे 1 करोड़ रखा हो, चाहे 5 करोड़ रखा हो, चाहे 10 करोड़ रखा हो, चाहे 10 लाख रखा है, 6 लाख रखा है या 5 ही लाख रखा है, तो 5 लाख ही है मैक्सिमम लिमिट आपकी जो आपको वापस मिलेगी। बाकी सब हजम हो गया, सब खत्म हो गया, मान लो ये कह देते। तो अभी क्या करेंगे कि मान लो बैंक उड़ जाते हैं, और या फिर आपको सबको वो सोशल क्रेडिट उसमें ले आए, क्रेडिट स्कोर में ले आते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 80% आबादी 80 के में 90% आबादी इस टाइम लोन पर है। हर छोटे से छोटे कारोबारी को वो लोग लोन दे रहे हैं, चाहे रेडी पटरी वाला बंदा है, चाहे मेक इन इंडिया के नाम पर, चाहे स्टार्टअप के नाम पर, चाहे आप ना मतलब अपने 10वीं की डीएमसी पे भी लोन ले सकते हो, आप 12वीं के डीएमसी पे, आप ग्रेजुएशन की डीएमसी पे, अगर आपके पास कोई पढ़ाई लिखे वाला कोई कागज नहीं है तो आधार कार्ड पे, मतलब आपको लोन देंगे वो लोग ना। और ऑब्वियसली उस लोन का हम लोग ऐसा जगह पर खर्च कर देते हैं जो कि हमें जरूरत नहीं थी। तो उसके बाद वो व्यक्ति, हर व्यक्ति इस पोजीशन में है इस टाइम पर कि वो लोन चुकता कर नहीं पा रहा। जिसने भी लोन लिया हुआ है वो कर ही नहीं पा रहा है। जो कर पा रहे हैं वो भी बड़ा मतलब मशक्कत कर पा रहे, मतलब बहुत जोर लग रहा है उनका उस लोन को चुकाने में। अगर वो लोन चुका रहे हैं तो फिर घर में झगड़ा भी हो रहा है, क्योंकि वो ये टोटे में तो नुकसान में तो मतलब घर के अंदर झगड़े बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो जब हर व्यक्ति को वो लोग उस स्कोर में लेकर के आ चुके होंगे, आपके पास अपनी जमीनों के अधिकार जब नहीं बचेंगे, तो आप और हम फिर बिहारियों की तरह या भिखारियों की तरह फिर हम बैठेंगे। मतलब जैसे बिहारी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बिहार से जो व्यक्ति हमारे यहाँ हरियाणा में आ रहा है काम करने के लिए, वो एक एक कमरे में 10-10 लोग एक साथ रहते हैं। उनमें से 5 दिन में, मतलब जो नेपाली आता है स्पेशली, वो इस तरह से रहते हैं कि 5 दिन में दिहाड़ी कर रहे हैं, 5 रात में कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी रात की है। कमरे में जगह 5 लोगों की है, लेकिन वो 10 लोगों ने लिया हुआ है और उसको शेयर करते हैं, क्योंकि वो गरीबी है, घर में पैसा भेजना है। यहां से जो बच्चे हमारे अपना गांव छोड़कर, अपनी जमीनें बेचकर अमेरिका और कनाडा जा रहे हैं, वो भी वहां यही कर रहे हैं। जैसे यहां हमारे यहाँ बिहार से आया हुआ व्यक्ति कर रहा है, हमारे यहां से गया हुआ व्यक्ति अमेरिका कनाडा में यही कर रहा है। वो बच्चे वहां इकट्ठे रहते हैं एक एक मकान में शेयर करने के लिए, शेयर करने। कुछ लोग दिन में चले जाते हैं, रात को आ जाते हैं, कुछ रात की ड्यूटी देते हैं। वो इतना मेहनत करते हैं पैसा बचाने के लिए। वो पैसा उनको घर भेजना है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे इस डॉलर की वैल्यू, पाउंड की वैल्यू ज्यादा है और वहां वो ज्यादा रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उनका मकसद सिर्फ पैसा बचाने का रहता है। वैसे ही वो लोग आपको भी फिर, जब हमारे पास मकान अपना है नहीं, जमीन अपनी है नहीं, कर्जे में ऑलरेडी हैं, हम बड़े डिप्रेस्ड हैं, हमें तो सिर्फ रहने को जगह मिल जाए और हम कहाँ जाएं, फिर आप पूछोगे सरकार से आप कहाँ जाएं, तो फिर हर शहर के आसपास वो लोगों ने
एक एक गांव को बसाने के लिए ये आवास योजना के तहत ये कबूतरखाने बना लिए हैं, पहले ही नहीं बनाए हैं तो बन रहे हैं हर जगह। तो आपको फ्लैट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनमें से आप मैक्सिमम फ्लैट आप देखोगे इस टाइम खाली पड़े हैं, वो वहां कोई नहीं है। सोनीपत के आसपास चले जाओगे, वहां पर वो फ्लैट पिछले 10 सालों से खाली पड़े हैं, 15 सालों से। उनको उम्मीद थी कि वो 2024 तक जो है काफी सारे गांव को खाली कर देंगे। उस चक्कर में वो खेती के 3 कानून भी लेकर के आए थे। अगर आप खेती के 3 कानूनों को पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरी एक वीडियो है, उसमें आप डिटेल में जा करके देख सकते हो। मैंने एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके बताया था कि कैसे इससे नौकरी वाला बर्बाद होगा, कैसे इससे दुकानदार बर्बाद होगा। तो उसको वो प्लान बना चुके थे, लेकिन किसान आंदोलन ऐसा चला कि 26 जनवरी के बाद जो रुख बदला किसान आंदोलन का, और उससे फिर जो पूरा का पूरा हरियाणा पंजाब इकट्ठा होकर के लड़ा, उसकी बदौलत ये इनका जो स्कीम था, इनका जो प्लान था गांव को जल्दी से खाली करने का, ये पूरा नहीं हो पाया जमीनें हथियाने का। तो वो स्लो हो गई उनकी प्रोसेस, लेकिन वो अभी बंद नहीं हुई है। वो प्रोसेस सिर्फ स्लो हुई है। अब उनको विस्थापित करने का, गांव को विस्थापित करने का उनकी योजना चालू हो रखी है। इसमें वो क्या कर रहे हैं, आपके गांव के आसपास आपने नोटिस किया होगा कि ये लोग क्या करते हैं, ऊपर से ड्रोन से पूरा का पूरा मैप देखते हैं कि ये जो 10 गांव हैं, इनके 10 गांव में यहां बीच में अगर कोई शुगर फैक्ट्री लग जाए तो इस शुगर फैक्ट्री से उड़ने वाली जो राख है वो इन 10 गांवों को बर्बाद कर देगी ऑटोमेटिकली। उसकी जमीन में धीरे धीरे पड़ती रहेगी ना, वो परत बनती जाएगी, तो वो राख बेसिकली एक सीमेंट का काम करती है। वो उसी राख को वो लोग सीमेंट में भी यूज करते हैं वो लोग। तो उससे आपका स्वास्थ्य तो खराब होगा ही होगा, आपकी जमीनें भी खराब होंगी, आपका जीना दूभर हो जाएगा। उस शुगर फैक्ट्री की वजह से वहां स्मेल बहुत बुरी तरह से फैलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो या तो आपके गांव के उस दायरे में या तो शुगर मिल लगेगा, या फिर इथेनॉल की फैक्ट्री लग जाएगी, या कोई पावर प्लांट लग जाएगा, थर्मल पावर प्लांट लग जाएगा, या कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लग जाएगा जो वहां की नदी को, पानी को चूसने का काम करेगा बेसिकली, या फिर कोई डंपिंग यार्ड बन जाएगा। अगर और कुछ नहीं होगा तो डंपिंग यार्ड मतलब कचरे का ढेर बनाने के लिए उस जगह को वो लोग पॉइंट आउट कर लेंगे कि यहां हम कचरा फेंका करेंगे। असली मकसद है कि गांव में आपके पास कोई भी सुविधा ना रहे, ना आपका बच्चा गांव में पढ़ाई कर सके, ना आपके बच्चे को रोजगार मिल सके, ना गांव में आपके बच्चे को अच्छा माहौल मिले। इसके लिए आपके गांव में बकायदा सरकार ने मतलब नशे के वो बना रखे हैं, स्टैंड बना रखे हैं। दारू के तो अलग हैं ही, दारू के तो ठेके ऑफिशियल हैं ही हैं। कुछ कोकीन के, चिट्टे के और मतलब स्मैक के इंजेक्शंस भी लगवाने वाले, वो पूरे के पूरे वो लोग जो हैं वो आपके गांव में मिलेंगे। आपको हर गांव में मिलेंगे। एक भी गांव में ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां पर आपको मतलब कोई नशा नहीं है जो नहीं मिलता हो। हर नशा मिलता है वहां पर, और पुलिस को पता है सबको। वो ही लोग जो ये नशा का कारोबार करते हैं, यही लोग पुलिस के मुखबिर भी हैं। ये मुखबिर लोग मतलब पूरी कहानी बताते हैं। मतलब चाहे कोई झगड़ा हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा उलझाए रखने के लिए, सौदेबाजी करने के लिए यही लोग सेटलमेंट करवाते हैं कि मान लो हम 2 भाइयों का झगड़ा हो गया किसी का, तो जो चोर किस्म का है, यानी एक आदमी की आदत होती है दूसरे को परेशान करने की, तो जो परेशान करने वाला आदमी है वो नहीं, जो दुखी है बेचारा, परेशान करने वाले के साथ सेटिंग करते हैं कि मेरी पुलिस वालों के साथ सेटिंग है, आओ तुम्हारी सेटिंग करवाते हैं। तो पुलिस वाले भी हमेशा जो दबंग होगा, जो पैसे वाला होगा, या जो दुखी कर रहा है, उसी का साथ देंगे बेसिकली। मतलब जो तंत्र है वो भी उसी का देगा, ताकि जो दबा कुचला व्यक्ति है वो उसको महसूस करे कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं है और मैं कमजोर पड़ा हुआ हूं। और आदमी एक एक कमजोर फील करे, अलग अलग कमजोर फील करता रहे, जिसकी वजह से वो बोलना ही ना सीखे, वो संगठित ही ना हो। इसीलिए आपके बीच में दूसरे मुद्दे डाल दिए जाते हैं जिसमें पार्टी बड़ा रोल है, जिसमें आप किस पार्टी के हो ये एक पॉइंट आ जाएगा। आपने सरपंची में किसको वोट दिया था, आपने मेंबर के इलेक्शन में किसको वोट किया था, फिर एमएलए एमपी के चुनाव में तुमने किसको वोट किया था, फिर आप कौन से धर्म को मानते हो, तुम मेरे वाले परमात्मा को मानते हो कि नहीं मानते हो, तुम मेरे वाले धर्मगुरु को मानते हो कि नहीं मानते हो। इस नाम पर फिर आपको सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, जो बाहुबली होंगे वो। तो इससे क्या होगा, समाज को संगठित होने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो मतलब सत्ता में बैठे लोग हैं
वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आपके लिए लगातार इस तरह का माहौल बनाते रहेंगे कि आप इकट्ठे ना रह पाओ। तो जब आप इकट्ठे नहीं रह पाएंगे, आपके पास फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, तो पैसा आप कमा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास कोई रोजगार नहीं है, जमीनें आपके पास नहीं है, अनाज आपके पास नहीं है। 80 करोड़ लोगों को अनाज घर पे बैठे वो दे ही रहा है फिलहाल के लिए, अभी बड़ी बड़ी बातें मारता है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। जब देश के पास देने के लिए अनाज नहीं बचेगा तब अनाज कहां से लेकर के आएगा वो इस 80 करोड़ लोगों के लिए। इसके विषय में शायद किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा है कि एफसीआई के पास तो गोदाम में अनाज नहीं है, तो और नया अनाज एफसीआई स्टॉक में नहीं रख रही है, तो अब इसके बाद क्या होगा जब ये होगा। मतलब इधर से बीज हमारे ये हो जाए, पानी की हमारे यहाँ किल्लत हो जाए, या बिजली हमारे यहाँ नहीं आए। बिजली के लिए आपने देखा होगा पहले बिहार से खबर चली कि बिहार में कोयले की कमी हो रखी है, इसलिए बिजली का संकट आ सकता है। फिर खबर आई कि यूपी के अंदर आई, और फिर हरियाणा में भी खबरें आई। जैसे ही हरियाणा में खबरें आई, हमने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये बिजली का संकट आएगा नहीं, ये लाया जाएगा, ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट में है। हम आपको पहले से बता रहे हैं, ठीक है ना। मान लो अब जब आप बिजली के संकट की खबर आप सुनो तो समझो वो स्क्रिप्ट में है। स्क्रिप्ट में है तो आपको बोलना चिल्लाना पड़ेगा। जैसे ही आप चिल्लाओगे संकट नहीं आएगा, वो फिर कहेंगे देख बलारा झूठ बोल रहा था। मतलब उनको बेसिकली क्या करना है कि ये तो एम ही बात करता रहता है, ये तो तब भी बोला था कि बिजली का संकट लेके आएंगे। बहुत आप जैसे कि किसी घर में मान लो बाय चांस, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं कि बोलना क्यों जरूरी है, कि घर में चोरी हो रही है फॉर एग्जाम्पल, और पिछले घर से चोरी करके चोर लेकर के आया हुआ है, एक गठड़ी ने रख दी उसने वहां, और आपकी अलमारी और तोड़न लग गया। आपको पता चल गया कि चोर इस टाइम पे चोरी कर रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इस बात से डर जाओ कि चोर के पास बंदूक है, डंडा है, चोर मार देगा और आपको जान की हानि हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप जोर से चिल्ला पड़ो चोर 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 चोर, तो क्या चांस है कि वह जो पोटली पीछे से चोरी करके लाया था वो भी छोड़ के भाग जाए। यह भी एक चांस है, क्योंकि चोर को जिस चीज से सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो डर लगता है ना, वो आवाज से डर लगता है। कि जोर जोर से आवाज आने लग जाए तो भाग जाता है चोर। यही काम इन चोरों का है। ये जब तक आप लोग चुप हो तब तक ये आपके घरों से, गांव से, जमीन से चोरियां करते रहेंगे। जैसे ही आप चिल्लाना शुरू करोगे, इनको बोलने से बहुत डर लगता है कि जनता अगर बोलने लग जाएगी तो बहुत डर लगता है, इसलिए ये आपको मुद्दे मतलब झुंझुने पकड़ा के रखते हैं अलग अलग मुद्दों के। असली मुद्दे पर कभी नहीं आने देंगे ये। मतलब जब खेती के 3 कानूनों की बात होती है, ये 3 कानूनों पे कभी बात नहीं करेंगे। मतलब उस पर डिस्कशन नहीं हुआ किसी टेलीविजन चैनल पर। आपने 13 महीने किसान आंदोलन चला, किसी भी टेलीविजन चैनल पर 3 कानूनों पे चर्चा नहीं देखी होगी कि कानून की कौन सी लाइन आपको खराब कर रही है। इस पे कोई चर्चा नहीं। कौन किस पार्टी का है, कौन खालिस्तानी है, कौन क्यों लड़ रहा है, किसने कितनी संपत्ति अर्जित कर ली है, किसके ऊपर क्या क्या आरोप, ये सब चलेगा, बस 3 कानूनों पे बात नहीं होगी। वैसे ही जब आप मुद्दों पे आएंगे, अभी अभी आप देख रहे हो क्या, हमने 550 से ऊपर लोगों के आवेदन लगा दिए हैं, पिछले 1 साल होने को आया है। हमने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं बैंकों से कि तुमने हमारी देश की जनता के साथ ये धोखा क्यों किया हुआ है, हमको बताओ तो सही। हमारे पास ये दस्तावेज अवेलेबल हैं, जो दस्तावेज हमको आरबीआई ने सर्टिफाई करके स्टैंप लगा करके दे रखे हैं, उनके बेसिस पर हम उनसे सवाल पूछते हैं। 550 आवेदन और 1 साल की इस यात्रा में किसी बैंक वाले ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। समझ गए आप? पैटर्न को समझना बड़ा जरूरी है। वो आपसे क्या कहेंगे जब आपका आवेदन लगा देंगे और जब आप आरटीआई लगाएंगे, तो वो आपसे क्या कहेंगे? बैंक आपको यह बोल रहा है कि ना 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 ना, जो तुम पूछ रहे हो ना उससे हमसे कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब वो आरबीआई ने अगर कोई ठगी की है,
वो उस ठगी का पार्टनर है, वो उस चोरी का पार्टनर है, वो उसमें भागीदार है, प्रॉफिट में भागीदार है। लेकिन अगर उसमें कोई बीच में पता लग गया कि इसके अंदर ये गड़बड़ कर चुका है आरबीआई, तो वो कह रहा है इसका हमें कुछ मतलब नहीं, और ना हमें इससे कोई मतलब है कि आप ये जो सवाल पूछ रहे हो ये अपने भारत सरकार से पूछो, आरबीआई से पूछो, हमें कोई मतलब नहीं, हमको हमारा लोन का पैसा चाहिए बस। वो ऐसा बोलते हैं। मतलब कहीं हमारे साथ गलत हो गया तो कोई आपकी बात सुनने के लिए नहीं है। कोर्ट में जा रहे हैं अगर हम लोग, तो कोर्ट कह रहा है कि यह मसला कोर्ट का नहीं है, डीआरटी में जाइए आप। वो डीआरटी में ट्रांसफर कर देता है केस को। जहां बैंक फंसने वाला होता है वहां वो उस मुद्दे को डीआरटी में ट्रांसफर कर देते हैं। जहां हम फंसने वाले होते हैं, यानी जिसका लोन है, जहां वो फंस रहा है, जहां उसके पास कागजों की कमी पड़ती है, वहां बैंक वाला आदेश दे देता है। डीसी और एसडीएम, जो सरफेसी एक्ट के तहत डीसी को जो वो मिली हुई है, पावर मिली हुई है, वो उस पावर का इस्तेमाल केवल और केवल आपकी जमीनों को कुर्की करने के लिए कर रहा है। वो मसले को सुलझाने का उसका कोई इरादा नहीं है। और कई बार तो इतना वाहियात काम रहता है डीसी का, कलेक्टर का, कि वो आपको नोटिस नहीं दे रहा है कभी भी। वो नोटिस, अभी नोटिस बनाया उसने, बना के अपने पास रख रहा है, जिसको भेजना है उसको नहीं भेज रहा। 28 दिन तक जवाब देने का होता है, तो वो नोटिस को भेजता है 26वें दिन, ताकि मालिक के पास नोटिस 28वें दिन पहुंचे, वो रिप्लाई ना कर पाए टाइम पर। तब तक वो दूसरा नोटिस जारी कर देता है। पहले 13/2 का भेजेगा, फिर 13/3 का भेजेगा, फिर तो चौथा तुम बोल ही देगा कि भैया तुमने जवाब नहीं दिया इसलिए क्या है, तुम्हारी जमीन कुड़की, जाओ। कलेक्टर वही काम कर रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया था। जिला का जो कलेक्टर है, ये टैक्स कलेक्शन के लिए बनाए थे अंग्रेजों ने। यहां कोई डीसीबीसी का कोई पोस्ट नहीं होता था इस देश के अंदर। हमारे यहां कानून हमारे गांव का चलता था, हमारी सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से हमारी पंचायत का चलता था। पंचायत ने जो कह दिया वो परमेश्वर ने कह दिया, पंच परमेश्वर इसलिए बोला जाता था। इन्होंने उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को पहले खत्म किया, ताकि जब आपके पास हम लोग आए और हम आपसे कहें कि कलेक्टर की जरूरत हमको नहीं है भैया, जब हम आपको यह बताएं कि 1857 की क्रांति हुई तो 1860 में आईपीसी बना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे एंड एटसेट्रा जितने क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों को फांसी देने के लिए आईपीसी बना था, ताकि कागज को दिखा दिखा करके लोगों को मारा है इन लोगों ने, हरामखोरों ने। मतलब कागज दिखा दिया और कह दिया कि ये आतंकी हैं, तो आपने मान लिया, जनता ने घर बैठे बैठे मान लिया कि हां भगत सिंह आतंकी है, और आज भी कागजों में वो आतंकी है। वो तो हमने उसको शहीद बना के रखा हुआ है। कुछ लोग हैं जो पागल से लोग हैं, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने अपनी सरकार अपने देश को दी, पहली आजाद देश की सरकार बनाई, आजाद हिंद सरकार, जिन्होंने अपनी सेना बनाई आजाद हिंद सेना, जिन्होंने अपना रुपया बनाया आजाद हिंद रुपया, वो व्यक्ति आज अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधी है, पेपरों में, कागजों में अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधी है। वो कोई शहीद नहीं है इस देश के लिए। वो इसी प्रकार से ना सुखदेव, ना राजगुरु, ना चंद्रशेखर आजाद और ना उन जैसे तमाम क्रांतिकारी लोग शहीद की श्रेणी में आते हैं। वो सब आतंकियों की श्रेणी में हैं आज भी। कागजों में, सरकारी दस्तावेज आज भी उनको आतंकी बोलते हैं। और ये 1861 में जो पुलिस का कानून आया, उसके बेसिस पर पुलिस बनी। फिर उसके बाद फांसियों का दौर चालू हुआ। उससे पहले अंग्रेजी सरकार के पास ऐसी कोई हुक्म नहीं था कि वो किसी को फांसी तोड़ दे या कुछ कर दे। तो वो अपना आईपीसी लाए वो लोग, और फिर पुलिस का कानून लेकर के आए। और पुलिस का काम था केवल और केवल क्रांतिकारियों का दमन करना और अंग्रेजों की रक्षा करना। और आज भी पुलिस का एक ही काम है,
अगर इधर से कोई वीआईपी आता है, वीआईपी मूवमेंट है, वो कह दे कि मुख्यमंत्री आ रहा है, आपको अपने घर से एम्बुलेंस में निकलने नहीं देंगे। वो आपको वहीं रोक करके रखेंगे कि पहले वीआईपी जाएगा तब आपके बंदे की जान की बात करेंगे, उससे पहले कोई चक्कर नहीं है, पीछे रखो एम्बुलेंस को। यानी आज भी पुलिस जो काम कर रही है वो एक ही काम कर रही है कि जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो उन अंग्रेजों के दलाल बैठे हुए हैं सत्ता के अंदर, उनकी रक्षा करने का काम, जितने गांवों में आपके नशे की तस्करी करने वाले लोग हैं उनकी रक्षा करने का काम, और आपके ऊपर दमनकारी नीतियों को अपनाने का काम। आप चले जाओ, आपकी सेवा के लिए नहीं बैठे वो। सेवा सुरक्षा सहयोग उनकी है, नशेखोरों की, सत्ता में बैठे लोगों की। आम इंसान को तो लठ ही मिलेंगे वहां से, पुलिस से। आपके फेवर की बात कभी नहीं करेगी पुलिस। साफ साफ लिखा हुआ है कानून के अंदर कि कोई भी पुलिस का कर्मचारी बैंकों की तरफदारी नहीं कर सकता। वो ना आपके घर का कब्जा दिलवा सकता है पुलिस, ना पुलिस बैंकों की तरफ बोल सकती है। बैंक सिर्फ पुलिस थाने में इत्तला करेगा कि हम अपना कब्जा लेने के लिए जा रहे हैं और आपको कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम इत्तला कर रहे हैं। तो थानेदार पुलिस वालों को भेजेगा सिर्फ आप लोगों को वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े उसके लिए। लेकिन असलियत में पुलिस क्या कर रही है कि असलियत में पुलिस वहां जाकर के बैंकों की तरफदारी करके लोगों को घरों से निकाल रही है, पकड़ पकड़ के धक्का दे के निकाल रही है उनको घरों से, वहां हाथापाई कर रही है। तो वहां पर कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है वहां, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि पुलिस नहीं कर सकती उसका साथ। अगर पुलिस बैंकों का साथ देकर बैंकों के लिए पैसे वसूली का काम कर सकती है, तो जो हमारे दस्तावेज हम जमा कराते हैं उसमें हमें बैंकों से लेना आता है, फिर वो भी दिलवा दे हमको हमारे वाला जो हमें लेना आता है पेपरों में। भाई हिसाब तो जो होगा हिसाब के हिसाब से तो होगा ना, जो हमको लेना आता है फिर वो भी पुलिस दिलवा दे, हम दे देंगे तुम्हारे को पैसा चाहिए तो। लेकिन ये व्यवस्था बनाई हुई है उन लोगों ने। तो मैं जो शुरुआत जो मैंने करी थी जिस बातचीत की वो ये थी कि जब आप पूरा गांव जब जाएगा अपना गांव की जमीन वापस मांगने के लिए, तो कलेक्टर आपके लिए नहीं बैठा है, वो आपके इस कागज के ऊपर साइन नहीं करेगा। लेकिन ये शुरुआत है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप अपनी ग्राम सभा की ऐसी कोई मीटिंग करेंगे और अपने गांव वालों से बोलोगे कि हमें अपनी जमीन लेनी है, तो दूसरे गांव में जो खबर जाएगी, आसपास के गांव में अखबारों में खबर जाएगी कि लोगों ने अपनी जमीन मांगनी शुरू कर दी है, तो इस आंदोलन की शुरुआत होगी बेसिकली। इससे लोग जागेंगे। इसमें गांव का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके इस आंदोलन को कमजोर मानेगा या कहेगा कि ये ठीक नहीं है। वो कहेंगे बिल्कुल सही डिमांड है भाई इन बच्चों की। और जनता सरकार मोर्चा इस आंदोलन को मतलब आने वाले वक्त में इसको लीड करेगा। इसमें कोई भी आप में से जो सुन रहे हैं, जहां दूसरी जगह पर ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो सुन ले अपने गांव की जमीन बचाने के लिए। हम इस प्लेटफॉर्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे अगर इस पॉइंट को, तो सारा गांव साथ आएगा। मान लीजिए एक गांव आया, उसको देखा लोगों ने, अखबार में पढ़ा या सोशल मीडिया पे देखा, और वहां से फिर उनके अंदर चेतना जगी, फिर दूसरे गांव भी जागेंगे, फिर एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनेगा। उस कम्युनिकेशन सिस्टम में फिर हम लोग ये बैंकों वाले षड्यंत्र को भी पर्दाफाश करेंगे साथ में। तो पूरा गांव का गांव अगर कर्ज मुक्त होता हो, आप सोचो जरा, पूरा गांव कर्जे से मुक्त हो जाए, सबकी जमीन बैंकों की नीलामी से उठ जाए, सबकी गांव को वापस अपनी जमीन मिल जाए, और हमारे गांव को जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये चार चीजों का फैसला हम अपने आप से लेने लग जाएं। जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला हम खुद लेने लग जाएं, तो मेरे ख्याल से हम अगली पीढ़ी के लिए नई व्यवस्था बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, जहां हमें सरकार की आवश्यकता ना हो, जहां हमें समाज की आवश्यकता हो। जब हमें समाज की आवश्यकता होती है ना, तो फिर हम आपस में नहीं लड़ते हैं।
फिर हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हम लोगों को एक दूसरे से अलग किया गया या महसूस कराया गया कि हमें एक दूसरे की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा ठीक है आवाज आप तक ठीक आ रही है? ये हमको महसूस कराया गया कि हमको एक दूसरे की जरूरत नहीं है। कैसे? जब सभी लोग आपस में मिलकर के रह रहे हैं और सबको एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ रही है, जब इस तरह का माहौल बना हुआ है, उस टाइम पर अचानक से सरकार ने, इससे पहले वाली सरकार ने, जब यूपीए सरकार थी उस टाइम पर, कांग्रेस थी बल्कि फुल फ्लैज, उसने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की पूरे गांव के अंदर जिसका नाम था मनरेगा। जब किसान के खेत में काम करने वाले मजदूर को, जो उसी गांव का है, 150 रुपया दिहाड़ी मिलती है, तो मनरेगा में पंचायतों के माध्यम से 250 रुपये देना शुरू किया। और ये बात किसी गांव को भी समझ में नहीं आई, किसी को भी समझ में नहीं आई कि जो मनरेगा में 3 महीने 100 दिन के करीब काम होता है जिसमें आपको देते हैं वो लोग, वो 100 दिन कौन से हैं, ये किसी को समझ में नहीं आए कि वो 100 दिन उन्होंने 50-50 दिनों में डिवाइड किए। 50 दिन बनते हैं लगभग 1.5 से पौने 2 महीना। ये 1.5 से पौने 2 महीने कौन से हैं? जिनमें आधा समय होता है पिछली फसल की कटाई का और आधा समय होता है अगली फसल की बुआई का। यानी जब किसान को सबसे ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ती है, जिस टाइम किसान को मजदूर की जरूरत पड़ रही है, उसी टाइम मजदूर को ज्यादा दिहाड़ी देकर के मनरेगा में बुला लेगी सरकार। तो किसान को अब मजदूरी करने के लिए मजदूर नहीं मिलेगा। उधर से मजदूर गाली दे रहा है किसान को, उधर से मजदूर गाली दे रहा है किसान को कि किसान मेरे को कम दिहाड़ी देता है, और इधर से किसान गाली दे रहा है मजदूर को कि ये दिन के तो मुंह जो है ना फ्री के पैसे लगे हुए हैं, काम करके राजी नहीं है ये तो उससे क्या हुआ? किसान और मजदूर आपस में एक दूसरे से टूटा, उसको भी पैसा मिलना शुरू हो गया। तो अब वो अनाज नहीं लेता है किसान से, अब वो पैसे लेता है काम के बदले में, क्योंकि पैसे में उसे फायदा नजर आता है। और फिर जब वो पैसे लेता है तो ये पैसे की शुरुआत हो गई कि जब आपके लिए इंपॉर्टेंट काम नहीं है, जब आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाज नहीं है, पैसा हो गया। फिर हर आदमी को पैसे के पीछे लगा दिया। अब जो पैसे में ट्रांजैक्शन करते हो उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देते हो, और सरकार फिर लोन दे करके बड़ी कंपनी को दे देती है। लास्ट में वो कंपनी के पास ही जाना होता है। अगर आप आपस में सामान का लेन देन करोगे तो आपको सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप कैश में लेन देन करोगे तो आपका हर व्यक्ति हर ट्रांजैक्शन में सरकार को टैक्स देगा, और सरकार उस टैक्स के पैसे को उद्योगपतियों को देगी। आपके लिए कुछ नहीं आएगा वापस। और वो धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी जरूरतों से हटा रहे हैं, बल्कि आपको ये यकीन दिला रहे हैं कि अननेसेसरी की चीजों को आप अपनी जरूरत की चीज मानते रहो। सबसे जरूरी चीज जिसको हम बोलते हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसमें अनाज मतलब रोटी में आएगा, पानी भी साथ में आएगा उसके अंदर। मतलब रोटी और पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और किसी का भी ध्यान पूरे समाज में रोटी और पानी की आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं है। अनाज आज के टाइम पर बिना कंपनी के संभव नहीं है। यानी कंपनी अगर बीज आपको बांझ दे देगी तो उसको खा कर अगली पीढ़ी नपुंसक और बांझ हो जाएगी। साइलेंट भी तो कर सकते होंगे, इसने साइलेंट वाला बटन नहीं है इसका, समझ गए ना आप? मतलब कंपनी आपको बीज जैसा देगी, बीमारी वाले उसके अंदर इंजेक्शन लगा के भेज देगी, बीमार पड़े तो लग जाओगे आप लोग। पहले भी इन्होंने पूरा खेल खेला है। आपके गांव में कुएं में ये लोग दवाई डालने आते थे कि आपका पानी साफ करेंगे,
आए थे पानी दवाई डालने के लिए, सफाई की, पता चलता है कि गांव में, पूरे गांव में चेचक हो गया, पूरे गांव में हैजा हो गया, पूरा गांव बीमार हो गया। जब पूरा गांव बीमार हो जाता है, पूरा गांव ठीक होने की तरफ चलता है, जब ठीक होने ही वाला था तो ये लोग अपना इंजेक्शन ले आते हैं और अखबारों में छाप देते हैं बड़ी बड़ी खबर कि जी इंजेक्शन लगा के बचा लिए, नहीं तो सारा गांव मरता है। अभी कोरोना के केस में यही नहीं हुआ। आप लोगों ने पूरा खेल अपनी आंखों के सामने देखा है कि नहीं देखा है? ठीक, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा, कितनी सच्चाई थी, कितना झूठ था, कितना फ्रॉड था, कितना बड़ा स्कैम था, कितना बड़ा स्कैंडल था। लेकिन जो होर्डिंग लगी हुई हैं वो बता रही हैं आपको, सरेआम चिढ़ा रहा है वो खड़ा होकर के, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें हमने खुल के बेवकूफ बनाया और तुम अभी भी नहीं बोल सकते। पेट्रोल पंप पे लगी हुई जो वो कह रहा है कि फ्री में मैंने वैक्सीन दी है, वो आज भी कुछ पेट्रोल पंपों पे लगी हुई चिढ़ा रही है पूरे देश को वो होर्डिंग्स। पहली बात, वो फ्री नहीं थे। जिस कंपनी ने बताया, आदर पूनावाला ने बताया कि एक डोज बनाने में पानी की कीमत से भी कम पैसा खर्च हो रहा है। 15 पैसे की डोज को 1500 रुपए में बेचा है भैया। 30,000 करोड़ रुपए आज अलॉट कर दिए, 50,000 करोड़ रुपया आज दे दिया इन कंपनियों को। और उसके बाद जिन लोगों ने लगवाए हैं उनके क्या हाल हो रखे हैं आपके गांव में, नहीं दे पता है क्या आप लोगों को? क्यों नहीं लगवाते बूस्टर अब तीसरी, चौथी, पांचवी? वो काहे को रुक गए? वहां पर नहीं लगवाएंगे। और वो चिढ़ा रहा है अभी भी आपको। अखबारों में हेडलाइन है आज से 2 साल पहले की कि मोदी जी ने वैक्सीन लगा करके पूरे देश को बचाया है। ये हेडलाइंस हैं। तो जब आज से 40 साल बाद जब आपके पोता पोती बड़े हो जाएंगे ना, और जब आप उनको बताओगे कि सन 2020 में सरकारों ने फार्मा कंपनियों के साथ मिलकर इतना बड़ा फ्रॉड खेला था, तो आपका बच्चा आपको बेवकूफ बोलेगा कि मेरा दादा पगला गया है, पड़ा पड़ा बोलता रहता है कुछ भी। ये देखो उस टाइम के अखबार क्या कहते हैं, क्योंकि उसका बच्चे को हमारी वीडियोस नहीं मिलेंगी, फिर आपके पोता पोती को वो यूट्यूब पर मिलेंगे, मतलब जो चैनलों का मैटर मिलेगा, अखबारों में मिलेगी, जो अखबारों में छपा हुआ है फ्रंट पेज पे। भैया मोतीलाल का धन्यवाद, तुमको सबको फ्री वैक्सीन ठोकी। उसमें मतलब उस पीढ़ी को कभी समझ नहीं आएगा जैसे आज की पीढ़ी को नहीं आएगा। आज आप समझा के दिखा दो कि पोलियो का फायदा हुआ था कि नुकसान हुआ था पोलियो की वैक्सीन का, आज असली बात बताने लगो, आपकी वीडियो उठ जाएगी। अगर सरकार का प्रोपेगेंडा चलाते हो तो आप फिर बढ़िया है, नहीं तो अदरवाइज तो आपको ठहरने नहीं देंगे। और इन्होंने कानून बना दिया है कि आने वाले टाइम में मेडिकल लेवल पे अगर आप हेल्थ इश्यूज पे बोलना चाहते हो तो जो सरकार ने बनाया हुआ एक मेन स्ट्रीम में कोई विचार है उसकी खिलाफत में आप अपना विचार नहीं दे सकते, अदरवाइज जेल हो जाएगी। मतलब आप उससे अलग विचार नहीं रख सकते। बकायदा पेंडेमिक ट्रीटी में और हेल्थ का जो नया कानून बनाया है उसमें डाला हुआ है, नया हेल्थ बिल में। और ये हमको पढ़ने की आदत नहीं है कि नए नए कौन से कानून बनाए हैं। पानी का कानून आ रहा है कि जिसके घर में समर्सिबल है 10,000 रुपया साल का टैक्स देना पड़ेगा, ताकि आप समर्सिबल यूज करना बंद कर दें और सरकार के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएं। गैस का नया कानून आ रहा है कि प्राइवेटाइज होगी सारी गैस। अब सोचो, आपके पास डंगर नहीं है कि आप गोश्त जला के ना अपना आग का काम कर सको। आपके पास जंगल नहीं है कि जंगल से लकड़ियां काट के आप अपने बच्चों को रोटी खिला लो। आपके पास केवल गैस सिलेंडर है। गैस भी अभी तो 1,000 रुपए का सिलेंडर, 800 रुपए का चलो आपको मिल रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये सिलेंडर का साइज छोटा करने वाले हैं।
सिलेंडर का साइज छोटा हो जाएगा तो रोज रोज कौन उठा के लेकर के जाए, तो उसके लिए अडानी की गैस की सर्विस आपको पाइपलाइन के जरिए घर में देंगे लोग, ठीक है। तो पाइपलाइन की सर्विस आपको घर में मिल गई, लेकिन उस पाइपलाइन का कनेक्शन आधार के साथ जुड़ा होगा, पानी का कनेक्शन भी आधार से जुड़ा होगा, आपका गैस का कनेक्शन भी आधार से जुड़ा होगा। बिजली का जो नया मीटर है वो चिप वाला होगा और प्रीपेड होगा और स्मार्ट मीटर होगा। अब कनेक्शन काटने के लिए उनको घर आने की जरूरत नहीं होगी, वहीं से बटन दबाएंगे, आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, और आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा। बिजली के नए कानून में बिजली कंपनियों को मनमाने तरीके से रेट बढ़ाने की इजाजत भी दे दी जाएगी। चलिए जी, बिजली भी आधार से जुड़ गई, पानी भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। जमीन के कागज आपके पहले ही प्रॉपर्टी आईडी में जुड़े हुए हैं, फिर फैमिली आईडी में पूरी फैमिली का कागज जुड़ा हुआ है, फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जुड़ी हुई है, फिर आपके बैंकों के खाते भी जुड़े हुए हैं, सबके आपके पैन नंबर भी जुड़े हुए हैं, आपका वोटर कार्ड भी जुड़ा हुआ है, आपके और ड्राइविंग लाइसेंस समेत सारे कागज आपने आधार के साथ जोड़ रखे हैं ना। अगली बार अगर पिछले वाले हालात लेकर के आने हैं सरकार को, और यह बोलना है कि जब तक तुम तीसरी डोज नहीं लगवाओ, आधार बंद, मतलब आधार के साथ जितनी सेवाएं जोड़ रही सारी बंद, पानी भी नहीं आएगा, बिजली भी नहीं आएगी, मतलब गैस भी नहीं आएगी, क्योंकि गैस का कनेक्शन भी तब आधार के साथ जुड़ गया है। तब क्या करेंगे आप पड़ोसी से पानी भी मांग नहीं सकते हो, क्योंकि पड़ोसी बोलेगा भाई मेरा भी बंद है, मेरे भी थोड़ा जरूरत है। और एक अकेला नहीं, पूरी फैमिली को सारी डोज लगवानी पड़ेगी तब खुलेगा, क्योंकि फैमिली आईडी के साथ कनेक्टेड है ना भैया, सबकी फैमिली आईडी कनेक्शन में है, एक साथ है। तब आपके पास क्या इलाज है, क्योंकि अब आपके पास अपनी लकड़ी, अपने गोसे, अपने डांगर, अपना पानी कुछ नहीं है। नाउ व्हाट? आपको नजर आ रहा है मैं जो दिखा रहा हूं आपको तस्वीर, गांव में भी खत्म हो चुका है सारा कुछ सीन, और अब कुछ तो बड़े गांवों में भी पाइपलाइन का कनेक्शन आ रहा है। अब आप सोचो कि वो कह रहा है कि गैस का सिलेंडर आप 1000 रुपए का लेकर आते हो, वो 1 महीना चलती है, लेकिन जो पाइपलाइन वाली गैस है वो 300 रुपए की गैस फूकती है सिर्फ पूरे महीने में। आप कौन सी लगवाना पसंद करोगे? वो जो आपसे करवाना चाहते हैं वो आसान हो जाएगा बस अपने आप, ऑटोमेटिक। सही गलत से नहीं उनको मतलब है, उनको पता है कि हमें इनको किस चीज के लिए पुश करना है। वो कहें ये काम आसान है, ये मुश्किल है, तो आसान करो ना। बैंक में जाकर 3 दिन चक्कर काटकर 5 लाख रुपए लेकर आना मुश्किल है, लेकिन घर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना आसान है, तो वो आपको आसान की आदत डाल रहे हैं। समझ रहे हैं? आपके बच्चे को भी वो लोग घर बैठे ही पढ़ाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों के को कैसा भविष्य दे रहे हो। मैंने तो आपको यह बता दिया कि आपके पड़ोस में जो दुकानदार आपके बच्चे को सामान दे रहा है खाने का, वो प्योर जहर है, प्योर स्लो पॉइजन है वो। अभी भी आप अब उस दुकानदार को नहीं समझाओगे तो भैया मेरे से मैं तो क्या ही कह सकता हूं, हैं? अभी भी आप अपने बच्चे को नहीं रोक पाओगे, आप रोक ही नहीं पाओगे, आप रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझते हो। मैं भी इतने सालों से धक्के खाता खाता लोगों को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं साइकोलॉजी को समझता हूं। मुझे मालूम है कि मेरी बातें जो मैं आज बोल रहा हूं आपको समझ में मेरे मरने के बाद ही आनी है, जीते जी नहीं आएंगी। जीते जी आपके पास कहां फुर्सत है भैया, वो तो फिर मरे हुए को सम्मान देने के लिए तो आप खड़े हो जाओगे। भगत सिंह के तो वो मतलब गीत गाने के लिए उसके नाम पे तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। जिंदा आदमी अगर आपको जगाने की कोशिश कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, फिर तो अपना मतलब हल हो जाए, फालतू ऐसी कराओ क्रांति व्रांतियां, तो हमारा हल हो जाए बस।
सिर्फ मेरी समस्या है सबसे बड़ी, और हर किसी को ये लगती है मेरी समस्या सबसे बड़ी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी लोन वाली समस्या तो कुछ भी नहीं है। असली समस्या तो अभी आ रही है आपके सामने, और जब आएगी तब आप क्या करोगे, उसके लिए आपके पास क्या इंतजाम है। मैं देख रहा हूं हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को तो ऐसा इस नजरिए से देखा ही आज पहली बार होगा। किस किस ने आज पहली बार इस तरीके इस नजर से देखा है? कुछ लोग कि यार ऐसा भी और हो रहा है। ये मतलब वो सिर्फ सारी डॉट्स को मिलाया नहीं था हमने कभी, हम उनको देख नहीं पा रहे थे इस नजर से, वो हो रहा है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या करने वाले हैं वो नहीं मालूम हमको, क्योंकि हमारे लिए इन्होंने प्रायोरिटाइज कुछ और कर दिया, हमारी प्राथमिकताओं में ये कुछ और ले गए, और ये हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। ये पैटर्न है, डेड पैटर्न है ये। मतलब जैसे आप आंदोलनों की टाइमिंग भी देखोगे ना, वो भी हर 10 साल बाद लगभग पैटर्न में आंदोलन खड़े होंगे। आंदोलनों के लिए माहौल बनेगा, वो आंदोलन का एक ही काम होगा कि आपकी उस ऊर्जा को एग्जॉस्ट कर दिया जाए। भाई जब गांव को यह समझ में आ गया कि मेरे गांव की ऐसी तैसी की जा रही है और मेरे गांव से सब कुछ छीना जा रहा है, उस दिन गांव अनाउंस करेगा सिर्फ एक ही चीज कि गांव में सरकारी कर्मचारी की एंट्री बैन। जो सरकारी शब्द है ये बैन। जब तक गांव अपने आप अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट होकर सरवाइव करना नहीं सीखेगा, तब तक आप इनसे नहीं जीत सकते। ये आपको लड़ाने के, आपको भिड़ाने के, आपको मजबूर करने के, आपको कमजोर करने के बहाने ढूंढते रहेंगे और रास्ते भी ढूंढते रहेंगे। नई फैसिलिटी आ रही है, मालूम है आपको? आपके गांव में ओयो के कमरे दे सकते हो आप शहर वाले लड़के लड़कियों को, पता है? हाँ, इब्बे तो कुछ भी नहीं भाई, कानून आएगा, हमारी बेटी ओयो के कमरे में आएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानून संरक्षण कर रहा है भैया उसको। वो 16 साल से ऊपर की हो चुकी है, अब वो अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बना सकते। हाँ, बस ब्याह नहीं कर सकती 21 से पहले। असली पर्पस ये है कि आपके समाज में व्यभिचार बढ़े। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके कार्टूनों के अंदर LGBTQ की प्रमोशन की जा रही है, यानी उसमें लड़का लड़के को किस कर रहा है, लड़कियां लड़कियों को कर रही हैं। तो जो आप मतलब बड़े खुश होते हो कि बच्चे हमारे लड़के लड़कों में खेलते हैं और लड़कियां लड़कियों में खेलती हैं, उनके दिमाग को भी करप्ट करने किया जाने लग रहा है। बिल्कुल अननेचुरल हमारे बच्चों की थॉट प्रोसेस को बनाया जा रहा है, और हम सोए पड़े हैं ठाठ से। हमें फुर्सत ही नहीं, हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम सरकार को चिट्ठी लिख करके इतना ही कह दें कि ये सब बंद करो। नहीं है हमारे पास समय भैया, पता नहीं समय नहीं है, समझ नहीं है, या हमें इतना बेवकूफ रखा गया है कि हमें समस्या दिखाई दे रही है लेकिन हम समाधान पर चर्चा नहीं करेंगे। समाधान पर चर्चा कर लेंगे तो उसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, है ना? और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ना ये एक दिन में हुआ है, ना ये उन्होंने आकर के किया है, आप ही के आदमियों से करवाया है। अखबार में लिखने वाला व्यक्ति आप ही का दोस्त जानकार है, पुलिस में काम करने वाला भी आप ही का बंदा है, आंगनबाड़ी वर्कर में भी आंगनबाड़ी में भी आप ही का बंदा है, स्कूल का मास्टर जी भी आप ही के घर से है। वो आप ही के लोगों को किराए पर लेते हैं। ये भाई बैठे हैं अपने पेस्टिसाइड बेचने वाले, ये अपने बीच के हैं,
ठीक है, अब ये समझाएंगे तो भी नहीं बात बनेगी किसानों को, हैं? फार्मा कंपनियों का जितने लोग हैं सबको मालूम है कि कोई दवाई जो है जिसके ऊपर 100 रुपए MRP लिखा हुआ है वह 1 रुपए की भी नहीं पड़ती कंपनी को, सबको पता है। उनको उनको मालूम है कि ये जहर भी का बिक रहा है, स्लो पॉइजन दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, क्योंकि हमको प्रकृति से दूर कर दिया गया। जो भी व्यक्ति प्रकृति से जितना दूर होता जाएगा वो उतना ही एकांत में अकेला होता जाएगा, और जब आदमी अकेला हो जाता है तब वो डर जाता है, तब वो डरा हुआ होता है, और डरा हुआ आदमी कभी भी सही और गलत का निर्णय नहीं ले सकता। डर और लालच ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको सही निर्णय लेने नहीं देंगे, और हर व्यक्ति को डर और लालच में फंसाया। हर व्यक्ति को कैसे? आप पैदा हुए, पैदा होते ही आपको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। सबसे पहला डर है नहीं बना तो। उसके बाद आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे जो सरकार बोल रही है, वो कार्ड नहीं बना तो एडमिशन नहीं होगा आगे। एडमिशन भी फिर आप डरे हुए हो कि आपने अपने बच्चे को किस तरह के स्कूल में दाखला दिलवाया है, ये रेपुटेशन का डर भी बड़ा खतरनाक है। फिर आप अपने बच्चे के लिए हर रोज ट्राई करते हो कि किसी तरह से मेरा बच्चा जो जो कंपटीशन है समाज में, उस कंपटीशन में खड़े होने लायक बचा रहे, और आप देखते हो कि धीरे धीरे आप उसे उस कंपटीशन में खड़े करने की दौड़ में चलाने के चक्कर में थोड़े टाइम के बाद अपने ही बच्चे से दूर हो जाते हो आप। फिर आपका बच्चा ही आपकी बात भी सुनना नहीं चाहता है, वो आपके पास भी बैठना नहीं चाहता है, वो आपको देखता है तो ये उम्मीद करता है मैं कब इस घर से निकलूं किस तरह से, या ये निकले। और ये हर घर की हालत हो रखी है, मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे घर में या आपके घर में हो रहा है, और ये प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। मैं सिर्फ ये बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको इस बात का पता चल जाए कि 50 साल लगे इनको बर्बाद करने में। योजनाबद्ध तरीके से 24 घंटे इन लोगों ने इस पे काम किया। टीवी ने भी वही काम किया, नेताओं ने भी वही काम किया, सत्ता में बैठे लोगों ने भी वही काम किया। समझ गए? सबने वही काम किया। इन्हें रोक दे, इन्हें रोक दे, इन्हें भी रोक। 1 मिनट में करता हूं। हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, कड़े की बात है यार। क्यों? क्या हो रहा है? कौन है ये? हाँ हाँ, तो दुखने का क्या मतलब है? ना ना ना, हाँ 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 हाँ, ना 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 ना, मतलब ही नहीं। 1.5 घंटा किसको खराब हो गया? हम्म, हाँ बोला। लेगी रेगी। घर पर 140 साढ़े कड़े करने लगे लोन दे चोरी ब्लॉग निकाली बदल मैसेज आया हुआ उनका, वो कह रही है कि मैं शुभम को करता हूँ और शुभम से करवा दूँ, वो शुभम को कर रही है। शुभम को बोल दे सारा।
तो आप सबके सामने दो ही ऑप्शंस हैं अब। या तो आप इस प्रोपेगेंडा में फंसे रहें और वैसे ही चलने दें जैसे चल रहा है, या चीजों को ठीक करने के लिए दिमाग लगाना शुरू करें। और ठीक एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है ठीक, वो ये कि हम जो भी खर्चा करें या जो भी हम काम करें उसका लाभ सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी को होना चाहिए, अपने गांव को होना चाहिए, अपने समाज को होना चाहिए। ये पहला नियम अगर हम लोग दिमाग में रखें कि मेरा गांव कैसे बचेगा, गांव नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। गांव से देश है ये। अब अपने को गांव बचाना है तो गांव की सभ्यता बचाना सबसे पहले है काम। गांव का जो कल्चर है उससे गांव बनता है। अगर कल्चर नहीं बचा तो गांव भी नहीं है, फिर तो वो शहर हो जाएगा ना। कितने सारे गांव हैं जो इन्होंने क्या किया कि शहर को एक्सपैंड करने लगे तो आसपास के गांवों को खा गए ये लोग, और ये यही करने वाले हैं। आप देखोगे दिल्ली से जब एनसीआर चली है, जब दिल्ली का एरिया चला है, तो वो चलते चलते रास्ते में पड़ने वाले हर गांव को खाता चल रहा है। वो गांव खत्म हो रहे हैं। फिर रही सही कसर, वो दूसरे बड़े गांवों को नगर पालिका में कन्वर्ट करके कर रहे हैं। वो गांव को कहेंगे कि हम तुम्हारे को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना देते हैं। कॉरपोरेशन से क्या होगा? बहुत फायदा है। क्या फायदा है? रेट बढ़ जाएंगे जमीनों के। सिर्फ एक ही फायदा बताते हैं वो, रेट बढ़ जाएंगे, यहां मार्केट आ जाएगी, कंपनियां आ जाएंगी। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि आपको पानी का भी किराया देना शुरू कर देना पड़ेगा उसी दिन से। आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा, आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी लगना शुरू हो जाएगा, स्वच्छता का न्यारा टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप गाय भैंस नहीं रख पाओगे गांव के अंदर, क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है। अब वो वहां अब शहर के नियम चलेंगे, वहां गांव के नियम चलेंगे नहीं। वहां चौकी भी आ जाएगी, वहां आपको नशे की तस्करी का थोड़ा अवेलेबिलिटी बढ़िया हो जाएगी। अब नशा आपको अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से मिलेगा। बार खुल जाएगा, पब खुल जाएगा, दारू के आते ज्यादा हो जाएंगे, हैं? मॉडर्न हो जाओगे आप। ज्यादा अंग्रेजी लग जाएंगे आपके बच्चे बोलने, क्योंकि शहर में ही सब कुछ इसलिए दे रहे हैं ना वो लोग, ताकि आपका गांव खत्म किया जा सके। उनका पर्पस यही है। क्योंकि अगर इनसे लड़ा है कभी कोई तो वो गांव था, और गांव के कल्चर को समाप्त करने में निर्मल सरोवर योजना का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। किस किसने सुना है निर्मल सरोवर योजना? 4-5 लोगों ने सुना है, बाकी लोगों ने नहीं सुना। आपके गांव में तालाब की सफाई इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत इजराइल की कंपनी करेगी। मैंने शुरू में बताया था इस गेम को चलाने वाला इजराइल से आते हैं। तो आपकी सब्जियों को जो हाइब्रिड बीज बनाने वाली कंपनियों की तकनीक है वो भी इजराइल से आती है। आपको कोरोना की वैक्सीन देने वाली तकनीक है वो भी इजराइल से आती है। ठीक है जी। हैं? इसीलिए ना गेम चल रहा है। हमारा विदेश मंत्रालय जो है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोतीलाल जी जो हैं वो इजराइल की सपोर्ट में है। वो इजराइल की सपोर्ट में है, और वो इजराइल की सपोर्ट में ही बोलेंगे। अभी थोड़े दिन पहले तो बोले थे यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश की आजादी में भी।
भाई वही आजाद करके गए थे, जाते वो यही योगदान है, साइन उनके हुए थे। अब आप ये देखिए कि निर्मल सरोवर योजना का मैं आपको बताता हूं। वो गांव के सरोवर को साफ करने के लिए इजराइल की कंपनी आएगी। वो कंपनी उस जोहड़ के आसपास इंटरलॉकिंग वाली टाइलें लगाएगी, नए पेड़ लगाएगी, ओपन जिम बनाएगी, बूढ़ों के लिए बैठने का स्पेस बनाएगी, वो बड़ी टोपी सी वाला वो जगह बनाएगी, जैसे अच्छी जगह होती है ना पार्कों के अंदर बैठने के लिए, कि यहां बैठ के हा कर सके। वह शहर वाले लोग करा नहीं करा, हा उन वैसे तो हंसने को मिलता नहीं बेचारों को कभी, तो वो जाके वहां नकली हंसी हंसते हैं। फिर वो तो वो बनती है, फिर वो बोलते हैं कि ऐसा सब होएगा, और उस एरिया के अंदर फिर मतलब साफ सुथरी जगह, अच्छी लाइटें, शानदार लाइटनिंग। आपको भी बताओ कौन बुरा मानेगा भाई? इस बात को कोई बुरा कह देगा? गलत बात है यार। लेकिन वो जोहड़ को कंपनी सफाई करेगी तो कंपनी को वैसे ही मिल जाएगा जैसे टोल टैक्स लगाने के लिए कंपनियों को रोड पे मिल जाता है। जो भी रोड बनाती है कंपनी, वो रोड टोल टैक्स लगा सकती है। अब जो कंपनी आपका जोड़ साफ करेगी, वो वहां आमदनी के लिए मछली पालन कर सकती है, झींगा पालन भी कर सकती है, उसको परमिशन मिल जाएगी। झींगा पालन और मछली पालन होगा। अब उस मछली की खपत के लिए अगर वहीं पे कोई बाहर रेस्टोरेंट भी बनने लग जाए उड़े उसी जोड़ किनारे, क्या दिक्कत है फिर? बताओ क्यों बाड़ा कोड़ा खावे, बैठ के ना खावे, कड़ी कड़ी बैठे खपाड़ा, उस तो बढ़िया तो एक जगह बना दो, बढ़िया सी जगह बन गई। मच्छी खाएंगे तो रोज सामने पौवा मारना वाला ना चाहिए, फिर जगह बैठने तो आता भी बन जाएगा वहीं पे। भाई दारू पी ली, मच्छी खा ली, डांस करना भी चाहिए नौजवानों को वहां है। और फिर ओयो के कमरों का अरेंजमेंट कर ही दिया है गांव में आपके, मतलब उधर से जो है वो उसी जगह पर 5-4 कमरे भी बन जाएंगे, तो जिसने बाहर से आकर के वहां ऐश परस्ती करनी है वो भी करो। असल में आपके गांव को रंडी खाना बनाने का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा अगर गांव को, तो गांव की गलती है। लेकिन समझ में आएगा कब? जब आप गांव को जाकर बताओगे, जब भी तो समझ में आओगा मेरे भाइयों। हमारे जैसों में तो जितने समय रहता है वो समय सारा दिन इसी काम पे लगे रहा हम तो। इसीलिए तो यह फौज तैयार करने लग रहे हैं कि यार तुम लोगों को बताना पड़ेगा, आप लोगों को जगाने पड़ेंगे। लोग बाग थोड़ा बताया जाओ, ज्यादा बताया जाओ, थोड़ी सी इतना लंबा ना बताया जाओ तो, लेकिन मैं ये कहता हूं बता दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी बात को लोग मान लेंगे और मान के आज ही क्रांति कर देंगे, लेकिन बस ये ध्यान रखना है आपको कि आपके गांव के आसपास अगर कोई बरगद का पेड़ खड़ा हो जो सबसे ज्यादा घना हो, जिसकी सबसे ज्यादा छां आती हो, तो उसका पता करोगे किसी टाइम पे वो बीज था इतना सा छोटा सा, किसी वक्त कभी 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले वो इतना घना पेड़ नहीं था। कोई भी पेड़ जिसका फ्रूट आज आप खान लग रहे हैं, वो कभी एक फ्रूट ही था बस, उसकी गुठली से ही आज इतने सारे फ्रूट निकल रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आज जो हम बात गांव के लोगों के दिमाग में बीज रूप में डाल देंगे ना, जिस दिन उनको दिखना शुरू हो जाएगा कि वो हमारा नाश हो लिया, उस दिन तो खड़े हो जाएंगे कम से कम। नहीं तो अगर वो 10 साल बाद सोचना शुरू करेंगे तो फिर कब चालू होएंगे, कब एंड तक पहुंचेंगे? फिर तो 57 में क्रांति स्टार्ट हुई थी, 1947 में जाके इन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर करा है, तो 90 साल लग गए, इस क्रांति में ही लग जाएंगे। तो इसलिए ये संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को बताने की, जगाने की। उसी जोहड़ के ऊपर वैसे ही बैरियर लगेगा जैसा बैरियर टोल टैक्स पे लगा हुआ है, क्योंकि कंपनी कहेगी मारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो सरकार कहेगी थोड़ा टोल डांगरा ने पानी पियाण का ले लो। डांगरा के कान्ना पे फास्टैग हमने पहले ला दिए, जैसे गाड़ियों पे फास्टैग लगते हैं, आपके डंगरों पे भी फास्टैग लग चुके हैं। उस डंगर का फास्टैग आपके आधार के साथ जुड़ा हुआ है और आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। तो डंगर पानी पीवेगा ओढ़े, पीछे कटेंगे खाते में पे। नहीं समझ में आया?
आ गया समझ? अब आपका सरकारी स्कूल प्राइवेट होने के लिए तैयार खड़ा है। जो गांव में सरकारी स्कूल था आपका, अस्पताल आपका प्राइवेट होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। क्योंकि आपने क्या किया, उन्होंने कितना बड़ा गेम खेला आप लोगों के साथ कि वो उनको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। देखो आप, आयुष्मान कार्ड के लिए वो आपका हेल्थ का इंश्योरेंस कर रहे हैं। हेल्थ का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा जाएगा वो कंपनी को जाएगा, वो आपका अस्पताल तो ठीक नहीं हुआ ना, वो क्या हुआ, कंपनी को पैसा चला गया। जब तक कंपनी को पैसा जाएगा तब तक आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाने में सक्षम हो, ऐसा उन्होंने बोला। कभी किसी भाई ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाया है? कोई है यहां? 1-2 लोग बैठे हुए हैं। अब मैं ये बता देता हूं इलाज करवाने का तरीका बताता हूं। आपको पथरी का दर्द उठ गया बाय चांस, मान लो, और आयुष्मान कार्ड लेकर के चले गए आप किसी बड़े 5 स्टार उसमें हॉस्पिटल में। पथरी के नॉर्मल अल्ट्रासाउंड पता लगा करके आप पथरी का या तो सिंपल ऑपरेशन कर देते हो, तो प्राइवेट अस्पताल में भी 5-10 हजार रुपए में, मेरे ख्याल से 10 से 20 हजार रुपए में काम चल जाता है। 10-12 हजार में पथरी का ऑपरेशन हो जाता है। अगर आयुष्मान कार्ड वाले अस्पताल में जाओगे तो आपके 3-4 लाख रुपए तो वैसे ही पी जाएंगे। वो 3-4 दिन में उन्होंने कहा था पीछे खत्म हो गए और पीछे जमा करा। छोटी सी बीमारी के लिए 5 लाख खर्च कर देंगे वो आपके, क्योंकि आपको 5 स्टार फैसिलिटी देंगे ना वो। तो आपको, आपका जितना भी वो बिल बनाएंगे, वो बिल अगर असलियत में आप उसका बिल देखो, अगर उन्होंने 1 लाख रुपए का बिल बनाया है तो रियल में जो आपका इलाज हुआ है वो 1000 रुपए का हुआ होगा था लगभग। इस लेवल पे फ्रॉड है ये। और ये हमको नहीं मालूम क्यों? क्योंकि हम तो गए, हमने तो अपना आयुष्मान कार्ड दिया और हमें इलाज हो गया, हमें तो बड़ा आसान लगा। तो अब आप कभी भी अपने आसपास का जो सरकारी अस्पताल था उसकी हालत पे कभी आप अब रोना नहीं रोओगे। उस अस्पताल में डॉक्टर है या नहीं, अब आप उसकी तरफ नहीं जाओगे। उस अस्पताल की क्या हालत है, उसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं, अब आप उसकी तरफ नहीं जाओगे। और जब आप उसकी तरफ नहीं जाओगे तो उस अस्पताल की ज़मीन को जब सरकार अपने नाम करके बाद में उसको मोनेटाइज करने के लिए 100 साल के ठेके पर अगर अडानी को दे देगी तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। और फिर आयुष्मान कार्ड की किस्तें देना बंद कर देगी सरकार। बतेरे दन दे दी भाई, इबोर न लेने दो, ठीक है, इतनी पब्लिक का थारा थारा थोड़ी करेंगे अब हम। तो फिर आयुष्मान कार्ड बनना बंद, सरकारी अस्पताल की जमीन जा चुकी, अस्पताल अब प्राइवेट हो चुका, और अब उस अस्पताल में अगर आपको इलाज मेंटेन करके रखना है तो पहला चौथी डोज लगवाओ। हैं? पहले अगली डोज लगेगी ना, गैस चाहिए तो डोज लगवाओ, पेट्रोल डीजल चाहिए तो गैस डोज लगवाओ। ठीक है जी। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां आप रख नहीं सकते, 2-3 तरीके से चारों तरफ से आपके सामने आएंगे वो लोग है। और दोस्तों, जब सारा लॉकडाउन प्रोपेगेंडा था तो आपकी बर्बादी योजना, गलती बैंकों ने कर रखी है, बल्कि गलती नहीं कर रखी, चोरी कर रखी है, फ्रॉड कर रखा है, पूरे देश के आवाम के साथ कर रखा है, पूरे देश के नहीं दुनिया के लोगों के साथ कर रखा है। फिर तो सवाल करना, फिर तो पूछना बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर तो क्रांति जरूरी है, चाहिए भाई। बस चक्कर ये है कि जिनके लिए हम कर रहे हैं अगर वही नहीं उठेंगे फिर तो हमारे तो ऐसा बने। हमारे साथ तो कई बार ऐसा बन लिया कि जिसकी लड़ाई लड़न चले थे, पता चलता है वो पीछे से ही सेटलमेंट करके बैठ जाता है। जिसको लड़ाई लड़ना सिखाते वो अपनी न्यारी दुकान खोल के बैठ जाए। फिर एक आधा ऐसा भी कलाकार है। फैक्ट्री बंद थी एक बंदे की, मैं आपको बताता हूं। एक बंदा था रोहतक का, घर पे ताला लगने की ईब जब सारे लोग खड़े होकर करता है तब बनाया था।
कि उस एनवायरनमेंट में किस तरह का बीज चलेगा, कि केला कैसे उगेगा, गेहूं कैसे उगेगा, धान कैसे उगेगा, ये उसने तब तय करा था कि ये फल का कौन सा रूप में कब जा करके ये बीज बन जाएगा। आदमी ये कह रहा है कि मैं परमात्मा से बड़ा हो गया कि मैं उन्नत बीज बनाऊं। बीज में फेर फेर तो कर सकता है, बढ़िया नहीं बना सकता वो। जब से आदमी ने बीज में छेड़खानी शुरू करी तभी से सारा का सारा एनवायरनमेंट में गड़बड़ी स्टार्ट हुई, तब से ही शुरू हुई है। चाहे वो आदमी के बीज में कह लो, चाहे वो डंगरों के बीज में कह लो, चाहे वो खेती के बीज में कह लो। इसका मतलब जितने भी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम पर खुली हुई यूनिवर्सिटी हैं और एनडीआरआई जैसे संस्थान हैं, ये असल में एनवायरनमेंट को बर्बाद करने के उनके सेंटर हैं। 1996 में भेड़ का क्लोन बना चुके हैं, ये पता होगा आप लोगों को। आज से 28 साल पहले अगर ये भेड़ का क्लोन बना चुके हैं, वो तो आपको बताया भेड़ का क्लोन बना चुके हैं, वो आदमी का भी बना चुके हैं। ये रिसर्च सेंटर इन लोगों ने अपने सारे गलत काम करने के लिए बनाए हुए हैं और किसी भी एक व्यक्ति को कोई पूरा नॉलेज कभी नहीं देंगे ये लोग। वहां अगर एनडीआरआई में कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर किया हुआ बंदा बैठा हुआ है तो उसको बस इतना ही काम देंगे, इससे फालतू नहीं, तो दूसरी डिवीजन में तेरा कोई काम नहीं जानेगा। यही होता है ना जी। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हो तो आपको भी मेडिकल की कोई जानकारी नहीं है, आपको उतना ही दिया जाएगा। तने काटना है तो तू काटने वाला काम करता रहो, बस न्यू काटा जा, न्यू जोड़ा जा, न्यू सिम। वो दवाइयां खाने के लिए पुस्तड़ा पकड़ा देगा जो इनका डॉक्टर है, जो एलोपैथी का डॉक्टर है, क्योंकि उसने अगर ये बता दिया कि आपका लाइफस्टाइल ही आपकी समस्या है। आपका कंप्यूटर पे बैठना, आपका मोबाइल को उठा करके रहना आपके सर्वाइकल का कारण है, ये बात अगर डॉक्टर ने बता दिया तो पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा है। उसकी दुकान कहां से चलेगी। तो वही इजरायली लोग हैं कि हम लोग बात करते हैं जो इस पूरे के पूरे खेल को संभालते हैं। अल्टीमेटली अगर गांव के स्ट्रक्चर को बचाना है तो गांव के पास अपना सामूहिक पानी, गांव के पास अपने डंगर और अपना जंगल, ये होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं तो गांव आज तो कल बर्बाद होने वाले हैं। गांव बर्बाद हो गया, आपका इकोलॉजिकल सिस्टम उन कबूतर खानों में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और सरकार ने 2.5 लाख एकड़ जमीन को पहले से ही पॉइंट आउट कर लिया है, जिसमें वो ग्लोबल विलेज बनाने की तैयारी कर रहे हैं केएमपी के आसपास। ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि जितने भी गांव उजाड़ेंगे आपके, वो सारे गांव उजड़ करके वहीं जाएंगे रहने के लिए, बसने के लिए, उसके एमपी के आसपास के एरिया में। इधर जमुना किनारे जो है वो माइनिंग खूब चली हुई है, तो वहाँ की ज़मीनें वैसे ही, मतलब मैं तो इस रोड पे देखता हूँ कि जिस तरीके की मतलब ट्रकों की आवाजावी है, जो वहाँ सड़कों का हाल है, मतलब कमाल ही है लोगों का। आदमी भी डेड होए पड़े, सड़कें नहीं। अभी अगला क्वेश्चन है कि आप यूथ को तैयार क्यों नहीं कर रहे। भाई जो लोग यहां आए थे, हमने आने तक पहले हम किसी पे उम्र पूछी थी? हमने तो किसी की उम्र नहीं पूछी। भाई जो यहां आ जाए वो यूथ ही है, ठीक है ना। ये लड़ाई वैसे भी, और उन यूथ को कैसे करेंगे जो बेचारे नुकम है। पता है यूथ क्या कहता है दोस्त? यूथ एक ही बात कहता है, आप ना बस छोटी वीडियो बनाया करो। मगर कितनी की वीडियो बनाऊं? मगर इन्हें सुन लिए, इसमें इतनी 3 घंटे की कौन सुनेगा भाई। बात जब 3 घंटे की है, समझ में तो पूरी तभी आएगी। देख
भाई आप सोचो, अगर मैं 1 घंटे का भाषण आपके गांव में आके दे जाता, आपको समझ में आती है सारी बातें? पल्ले ही नहीं पड़ना था। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ के देख ही नहीं सकते थे अगर आप। आधी बात एक भाई ने बताई, दूसरी ने बताई, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर उन सारियों को आपस में कनेक्ट करके देखोगे तो समझ में आओगे, ओ तेरे की इतना बड़ा सांग चल रहा। और इसको आप मतलब ये सर्वाइवल की लड़ाई है असलियत में। इसमें कोई हम किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट और विरोध तो करते नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि सारी राजनीतिक पार्टियां उनके पालतू कुत्तों की तरह बिहेव करती हैं। अब मोतीलाल को इसलिए ज्यादा बोला जाता है क्योंकि वो सत्ता में है। जो सामने बैठा होगा यार, उसी को जो इंचार्ज होगा उसने ही कमांगे है। कोई गलती हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो जो इवेंट का इंचार्ज है उसी से बोलेंगे, वो इसीलिए उसको बोला जाता है बस। बाकी ये तो गांव के गांव खड़े होंगे, जब समझ में आ जाएगा तो गांव बचा लेंगे अपनी जमीन को, हमें मालूम है इस बात का। हम इस व्यवस्था को ध्वस्त करने में यकीन नहीं रखते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन पे यकीन करने वाले लोग हैं, जिसमें जब ये व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तब नई व्यवस्था कैसी बनाएं, उस पे ये मंथन है। अब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि आपके बच्चे के पास असली टैलेंट क्या है, वो क्या काम करके खुश रहेगा। मान लो आपको बता दिया कि आपका बच्चा ये काम करके खुश रहेगा, उस तरह के कामों को के लिए उस बच्चे को तैयार करना और फिर उसका इकोनॉमिक मॉडल बना के दे दो कि समाज में ये बच्चा जिएगा कैसे जीवन भर। इतना ही तो काम है ना गांव समाज का। और अगर ये व्यवस्था पूरा गांव हर बच्चे के लिए कर ले तो क्या दिक्कत है। तो जो भाई इतने लिखा हुआ है कि मुझे कैसे पता चलेगा अपने बारे में, उसके लिए मैं ग्रुप में आपको वो लिंक भेज दूंगा, जो ग्रुप आपने बनाया होगा यहाँ की ट्रेनिंग के लिए, मैं उसके लिए भेज दूंगा भाई को, आपको वो ग्रुप भेज देगा कि वो एक ट्रेनिंग है, अपनी बेसिक ट्रेनिंग है एजुकेशन की, जिसमें ब्रेन को समझने की एक प्रोसेस है, उसको मैंने बेसिक एक्सप्लेन किया हुआ है। वो उसको सुन लीजिए, आपको मालूम पड़ना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे जो मतलब दिमाग है इसमें क्या क्या खासियत है और क्या क्या कमी है। जब आप अपने गांव के लिए इस प्रोजेक्ट को लेना शुरू करोगे तो आपके गांव के यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको समझाने के लिए और इस विषय पर आगे कैसे प्रोजेक्ट को बढ़ाएं, इसके लिए जितनी भी सेवाओं की मेरी जरूरत पड़ेगी वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मतलब उसमें क्या रहता है, व्यक्तिगत आपको अपने फायदे के लिए चाहिए, अपने बच्चे के लिए चाहिए, उसके लिए तो पे करना पड़ता है, क्योंकि उसी से मेरा घर चलता है। नहीं तो लोग नु कह देंगे कि न तो फंडिंग मिला भाई है। कई लोग कहते हैं भाई इसका भी तो परिवार कैसे चलता होगा। तो मेरा उसी से चलता है मेरा परिवार, मेरा घर। और उसमें भी मैंने लिमिट रखी हुई है कि मेरे पास बचत नहीं होती है, सेविंग नहीं होती है। सेविंग करने लायक नहीं करता मैं काम, उतना ही करता हूं, पहले खर्चा करना होता है फिर कमाना होता है। एक क्वेश्चन है, रोनाथ गांव जो आज भी गुलाम है उसके बारे में। रोनाथ गांव का तो क्या, ये मसला लंबा है। मतलब अंग्रेजों ने अभी भी उस गांव के नाम पे कोई जमीन नहीं रखी हुई है। हांसी में है शायद ये गांव ना, हांसी के पास ही है। और इस पे भी बहुत बार अभी तो शायद उस पर कुछ सहमति बनी है सरकार की कि उसको आज़ाद घोषित करेंगे और उस पर करेंगे। उसको अभी भी उसी गुलामी वाली ही कैटेगरी में रखा हुआ है। हाँ, ये सवाल एक भाई का आया है जिसका भी है कि जो पुरानी बातें आगामी समय में उभर कर सामने आ रही हैं, क्या इन सब बातों का सरकारों को पता नहीं है? और अगर पता है तो क्या सभी सरकारें एक जैसी हैं? और हम आगामी लोकसभा विधानसभा में वोट किसे दें? और दिल्ली वाले राक्षस की पार्टी की विचारधारा पर प्रकाश डालें। दिल्ली वाला राक्षस जो 2000 रुपये लिया करता, जब हमारे यहाँ 500 रुपये लेते थे तो वहां पे मतलब मास का चालान जब यहाँ 500 था तो दिल्ली में 2000 था।
तो विचारधारा समझ में आ गई होगी। यहां डॉक्टर अस्पतालों में सबसे कम डॉक्टर मरे, दिल्ली के एलएनजेपी में सबसे ज्यादा डॉक्टर मरे। अरे डॉक्टर सबसे ज्यादा मरे, मैंने कह रहा हूं। और उसी अस्पताल को कोरोना वॉरियर साबित किया, घोषित किया उन्होंने। वो तो ऐसा बंदा है, देख लो भी, लगा लो हिसाब किताब। दिल्ली वाले को हमने 2011-12 में भी पूरा षड्यंत्र समझाया था। जिस टाइम पे लाला हरामदेव बोला करता था, रोथशाइल्ड रॉकफेलर के बारे में खूब बोला ना वो 2011-12 में। फिर जैसे ही उसको सरकार की तरफ से कुछ टिकटें मिल गई उसके कहने से, और फिर 6000 एकड़ जमीन मिल गई, और फिर पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया। फिर उसको आत्मज्ञान की ऐसी प्राप्ति हुई कि अब रोथशाइल्ड रॉकफेलर को भूल गया वो। ठीक है। इसी तरह से जो दिल्ली के जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो, जिसकी सरकार है दिल्ली और पंजाब में, इसको भी सब पता है, सारी कहानी का पता है। जब इसका परिवर्तन एनजीओ था तो इसने ये कहा करता था कि अंधे इनके पंखे पाड़ेंगे हम। तो इसको भी पता है सारा का सारा। अब देखो, आधार कार्ड को मेडिकल हिस्ट्री से जोड़ने का काम पंजाब में सबसे फास्ट चला हुआ है। जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो ड्रामा चला था, मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल क्या हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक किस लिए इस्तेमाल हो रहा है पता है आपको? आपका मेडिकल डेटा इकट्ठा करने के लिए, आपके सारे टेस्ट रिपोर्ट, आपके ऊपर क्या क्या असर हुए हैं, जो केमिकल इन्होंने डाले थे। यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा गुलाम बन के काम कर रहा है वो। और आप देखो कमाल की बात के पप्पू भैया भी सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे कि वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे, बूस्टर डोज लाओ फटाफट। नहीं कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अलग बोल रही थी या सच बोल रही थी, या हम जैसे लोग जो चिल्ला रहे थे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यह कहा हो कि कोई बात नहीं भाई, एक बार सुन तो लो इसकी। आयुर्वेद के डॉक्टर बोले, मान लो आयुर्वेद के डॉक्टरों ने बोल दिया, जब इसको डॉक्टर हर्षवर्धन को डॉक्टर बीआरसी ने सबूत दिए सारे कि ये फ्रॉड हो रहा है और देश के अंदर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो रिकॉर्डेड है डॉक्टर बीआरसी के पास, पेन ड्राइव के अंदर है कि भैया जी हमने जब डॉक्टर हर्षवर्धन को सारी सच्चाई बताई तो हर्षवर्धन ने ये कहा था, हमें पता है कोई बीमारी बेमोरी नहीं है, लेकिन हम यूनाइटेड नेशंस के हाथों मजबूर हैं, हमें करना ही पड़ेगा। और जब उसको करना पड़ेगा तो पीएचएफआई के अंदर हर प्रदेश का मुख्यमंत्री एंटर किया हुआ है। नीति आयोग में भी हर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। नीति आयोग का मतलब फुल फॉर्म मालूम है किसी को? नीति आयोग एक जने को पता बस खाली, हाँ हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लोग नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन समझते हैं, है ना? अभी तक आप नीति आयोग को नहीं सोचते थे ना, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया होगा। प्लानिंग कमीशन को तो भंग कर दिया इन लोगों ने और नीति आयोग बनाया, जिसके अंदर जिसका जो मालिक है नीति आयोग का वो बिल गेट्स है, और सारे उद्योगपति उसमें निर्णय लेते हैं और उन उद्योगपतियों की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को करना पड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री एसेंशियल रूप से वहां का मेंबर है नीति आयोग का, और ये अमली जामा पहनाना पड़ता है। वैसे ही जैसे आरबीआई को हर निर्णय लेने का, जो भी नोट से संबंधित और जो अगला जो डिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो निर्णय लेने का अधिकार है, वो केंद्रीय बोर्ड को है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा हुआ है नंदन नीलकेणी, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा जैसे लोग। यानी आपके लिए पॉलिसीज नहीं बनती हैं। पॉलिसीज किन के लिए बनती हैं? जिनकी कंपनियों में इजरायलियों का पैसा इन्वेस्टेड है। कहीं आपको यह लगता हो कि रतन टाटा और आनंद महिंद्रा ये अमीर लोग हैं, अंबानी अडानी अमीर लोग हैं।
आपने देखा था ना, एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अडानी का 13 लाख करोड़ रुपया डूब गया था रातों रात। अडानी का नहीं डूबा था, आप सब नॉर्मल लोगों का डूबा था। उनको तो पता होता है कि अब डूबने वाला है तो पहले अपने स्टॉक निकाल लेते हैं। डूबता आम जनता का पैसा है। पिछले 9-10 सालों में एक ही काम हुआ है, या तो आपका पैसा बैंकों में गया है या आपका पैसा किसी ना किसी बड़ी कंपनी में चला गया है। यानी जो देश के अंदर 3-4 पिलर बनाए जा रहे हैं पैसों के लिए, सारा पैसा केवल वहां स्टॉक है। आम इंसान के पास पैसा स्टॉक में नहीं है। और सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक सिरे से बिल्कुल एक जैसी हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर हमारे देश के संविधान का भी नहीं है और हमारा भी नहीं है। दूसरी बात आपने पूछी थी कि विधानसभा में और लोकसभा में हम वोट किसे दें, तो इसके लिए हम बहुत ही स्ट्रांग, हमारे पास फौज थोड़ी है में यदि हम इस तरह का माहौल बना पाए कि हर गांव से 5 कैंडिडेट चुन लिए जाएं, एमएलए और एमपी के 5 कैंडिडेट, पूरा गांव चुन ले, 10 चुन ले, 15 चुन ले, और उसके बाद पूरी विधानसभा के सारे कैंडिडेट्स को मिला करके देश को वो पूरी ट्रेनिंग देकर उनको लोकसभा में भेजा जाए। ऐसा व्यक्ति जो, मान लो अब पूरी की पूरी विधानसभा से 350 बच्चे चुने हमने, उन 350 में से पेपर लेकर पर्ची डाल के किसी तरह से एक पर सहमति बना लो कि एक आपके बीच का व्यक्ति आ जाए, बजाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टियों का कोई गुलाम आए, आपके बीच का व्यक्ति चुने। क्योंकि आपकी वोट ना तो प्रधानमंत्री चुनती है ना मुख्यमंत्री चुनती है, आपकी वोट चुनती है आपका एमएलए और एमपी। तो वो कैसे चुना जाए, वो किन मुद्दों पर चुना जाए, इस पर लंबी बहस का विषय है ये। तो अगर मान लो हमारे पास लोग होंगे कि गांव ग्राम सभा हमारी बात मानने लग जाए तो हम इस मिशन को आगे बढ़ा देते, नहीं होंगे तो भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आप किसको वोट डालेंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि चाहे आप 10 लोग हैं चाहे 50 लोग हैं, अगर ईमानदार लोग आपके बीच हैं, अच्छे लोग हैं, वो किसी भी पार्टी से ना हो, चाहे उसको देना वोट, क्योंकि आपका वोट एमपी एमएलए ही चुनता है। हाँ, किसी गधे को देख करके किसी सुअर को चुन लोगे या ऐसे कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो यही गड़बड़ है। या पैसों में चुन लोगे, उधर से किसी को देख करके इधर चुनना है तो कोई तुक भी नहीं है। हैं? पंजाब में अपने लोगों से ही चुने हैं? नहीं जी, पंजाब में पार्टी ने जिन लोगों को चुना उनको चुना है। पार्टी ने चुना, लेकिन वो लोग एक्टिविस्ट ही थे ना, उनमें से एक्टिविस्ट नहीं थे ज्यादातर, वो पिछले चुनाव में थे। अब की बार सरकार में एक्टिविस्ट नहीं है, अंदर गुलाम है अब की बार ज्यादा, या तो पैसे वाले हैं तो लालाजी हैं या गुलाम प्रवृत्ति के हैं। पंजाब में तो पंजाब में अगर वो एक्टिविस्ट चुन लेते, बुला ले हमको, बताए कि आए वो कोई पॉलिटिकल पार्टी करते हैं पूरा पंजाब को कर्ज मुक्त करो भाई, आजाद क्रांतिकारी हो तुम, आओ। अब वो तो कोई है कि नहीं है, तो आरबीआई को सीधा इंग्लैंड का बता रहे हैं। इस पे भी फिर अलग से करेंगे चर्चा, इसमें नहीं है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं, जिनके नहीं हुए हैं उनसे मैं बात कर लूंगा। 1-2 लोग हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो सबके काम के हैं। जैसे उत्तराखंड वाला पानी वाला है, और दूसरा एक साथी का है कि जो जेएसएम के अंदर कोई जिम्मेदारी को लेकर के है। और किसी का कोई सवाल नहीं बचा है तो उस पे हम रुपए वाले मसले पर सुबह हम बातचीत करेंगे, सुबह इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में। इसमें हम के बैंक वालों से आप क्या बात करोगे वो भी आ जाएगा। आपने नंबर नोट कर लिया है सबने, है ना? उस नंबर पर आप अपनी डिटेल भेज देंगे। कोई कागज ना किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत, जैसे अभी एक साथी थे वो आप मेरे पास कागज लेके आ रहे थे, जरूरत नहीं है। वो आपका आवेदन ऑलरेडी लगा हुआ है, आपका धारा 80 का लगना है, वो लग जाएगा।
बात है हम जो यहां आपको जो दे रहे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर जो हम आपको दे रहे हैं इस 3 दिन की यात्रा में, एक तो आपके जो साथियों से आपको मिलवा रहे हैं कि जो आपको अपनी लड़ाई में आपके काम आने वाले हैं। दूसरा हमारा है, हम आपको समझ दे रहे हैं कि आपको इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ना है। अगर कल को लड़ने के लिए जीएसएम ना रहे फिर क्या करोगे आप? मान लो कल को देवेंद्र अंदर चला जाएगा तो क्या करोगे आप? या जिनके कागजों के दम पर लड़ रहे हैं वो क्या करोगे उसका? हालांकि हमने अपने अंदर जाने के केस का इंतजाम पहले कर। बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बता दियो करना के है बस। उन और जानना चाहने वालों में कुछ ऐसे हैं जिनको अपनी दुकान खोलनी है, भाई हम न्यारे अपना आवेदन लाना शुरू कर देंगे, ठीक है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो और खोज कर करके समाज का और बेनिफिट करना चाहते हैं। तो वो जैसे भी होंगे, हमारे बहुत सारे लोग आते हैं, वो बेचारे सीखते हैं, हम उनको समझाते हैं, फिर वो अपनी दुकान चला लेते हैं। अभी मुझे पता चल रहा है कि कोई सिरसा से एक बंदा था जिसकी फैक्ट्री हमने बचाई थी, उसकी फैक्ट्री का ताला खुलवाया था। अब वो आजकल लोगों से लाखों रुपए ले रहा है आवेदन लगाने के हमारे नाम से, क्योंकि मीडिया में वो हाईलाइट हो गया। अब हमें पता चल रहा है कि यार उसने 70,000 एक जने से ले लिए, 1 लाख रुपए एक जने से ले लिया, 70,000 2 लोगों से ले लिए। मैं कहा ले यार बताओ भाई, हम तो क्या 5,000 रुपये दे दो यार, 10,000 रुपये दे दो। लोग अपना अलग ही स्वैग है। हैं अब देख लो जी जनाब। और वो ये कहता है जेएसएम के पल्ले कुछ नहीं, उससे ज्यादा तो हमको पता है, बुलारा को तो कुछ नहीं पता। तो ये तो चलो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, ये तो करेंगे लोग बाग, आपके किए हुए को इस तरह से धूमिल भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें इस चीजों से नहीं घबराना, हमको इस यात्रा को आगे बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा। हाँ, डिटॉक्स के लिए किस किस ने अमृत प्याला पी रखा है? मोतीलाल का दिया हुआ किने किने पी रखा है? एक बात ध्यान रखना, सुन लो अब, जिन्हें जिन्हें लगवा रखे हैं ना, और लगवाने के बाद में जिस जिसके भी एलर्जी हुई है, बुखार हुआ है, या सिरदर्द हुआ है, या चक्कर आए हैं, वो 2025 आखिरी साल मान लो अपना जी लो अपनी जिंदगी। क्यों? यहाँ पर तो सटकने वाले हैं, या तो परमानेंट बीमार या फिर निकल लोगे ना। ऐसा कोई नहीं है। जिसका नजला ठीक हुआ, जिसके गोड्डे ठीक हुए, वो सिर्फ 6 महीने ठीक रहे हैं, फिर दोबारा वैसे हो लिए, ठीक है। हाँ, जिन्होंने नहीं लगवाई मैं तो बच गए, मैं तो वैसे जैसे थे मैं तो वैसे ही आए। तो जिन्होंने लगवा रखे ये डिटॉक्स करवा लेंगे अपना। मैंने अभी तक देखा है कुछ लोग आयुर्वेदिक दवाइयां भी लेते हैं, कुछ लोग हेमोपैथी पे ट्रस्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके ब्लड के सर्कुलेशन में मतलब उसको डिटॉक्स करने के लिए जो कहता हो कि करा है, उसका आप मतलब उसकी आप मदद ले सकते हैं। हमने जितना देखा है पिछले 1-1.5 साल में, डॉक्टर सूजन का जो फार्मूला है वो एक्चुअली काम कर रहा है। जितने भी लोगों ने लिया है सबने काम किया है, सब पे काम किया उसने। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको लाभ नहीं हुआ हो। उसके लिए मैं आपको नंबर नोट करा देता हूं, वो करके 2-2 किट जरूर मंगवा लो। घर में 4 लोगों ने लगवाया तो 8 मंगवा लेना, कुछ नहीं डरा इस बातों में, मतलब ले ही लेना सीधा, उसके लिए फालतू टेस्ट कराने की। हाँ, जिसको डाउट है पहले 3 टेस्ट करवा लेना, डी डाइमर, हिमेटोलॉजी और लीवर फंक्शन टेस्ट। अपनी उसी में पता चल जाएगा कि साइड इफेक्ट आने शुरू हो चुके हैं। बस लीवर फंक्शन टेस्ट है, हिमेटोलॉजी है और डी डाइमर है। वो ग्रुप में भी डाल देंगे, आपको ग्रुप में नंबर भी डाल देंगे, 85,578 ना 85 मतलब 85578 और फिर 57 यानी 57 और 235। इनसे आप मंगवा सकते हैं। पर हेड 2 किट मंगवा के वैसे भी खा लोगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोई भी। हाँ 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 हाँ,
अगर टेस्ट करवा के चेक करवा लोगे तो वो भी एक ऑप्शन है कि पहले टेस्ट करवा लो फिर ले लो, उसके बाद 2 महीने खा करके आप उसको देखो, फिर उसके बाद दोबारा करवा के देखोगे तो काफी फर्क मिलता है। और अब कुछ मसलों पर आपको समझना, जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी का बिल मैंने आपको बता दिया, बिजली का बिल, बिजली का जो नया कानून है उसमें कंपनियों को अपनी मर्जी से रेट बढ़ाने का भी परमिशन इसके अंदर दे दिया गया है। सारे के सारे जितने भी बिजली के संस्थान हैं सब प्राइवेट होने वाले हैं, तो बिजली आपको सरकार नहीं देने वाली है, अभी प्राइवेट कंपनियां ही देंगी। पानी भी प्राइवेटाइज करेंगे ये लोग, पानी को भी प्राइवेट कंपनियों को देने वाले हैं। और जितने झरने हैं, जितने तालाब हैं, समंदर हैं, नदी हैं, इनको भी ये लोग मालिकाना हक दे रहे हैं। जैसे जंगलों को इन्होंने नेशनल प्रॉपर्टी बना करके सरकारों ने अपने पास काबू करके तोड़ा जा रहा है। जैसे हसदेव के अंदर अभी जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को क्यों उजाड़ा जा रहा है, आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है प्लांट खुलेगा, आपको लग रहा है कोयला मिलेगा, आपको लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का दौर है, आपको लगता है कंपनियां करेंगे, लेकिन असली खेल ये है कि जो व्यक्ति अपनी मूल जगह पर रहता है उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। असली खेल ये है। यानी अगर आप अपने गांव में रहते हो, अगर आप अपने गांव में रहते हो, अपनी परंपराओं को फॉलो करते हो, अपनी पारंपरिक वेशभूषा धोती और कुर्ता और पगड़ी पहनते हो जो आपकी पारंपरिक है, तो सरकारों का कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता है। हमारा देश कबीलों का ही देश था, हर कबीले का अपना नियम था। गांव को ही कबीला बोलते, गांव कबीला बोलते थे। हमारा परमात्मा प्रकृति रहती है। हमने ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को बहुत तवज्जो दी है साक्षात मान करके, तो वो हमारे पुरखे थे। अपने ही परिवार में हमारा कोई पूर्वज जिसने अपना जीवन समाज को दिया, या जो आगे जिसका वंश बेल नहीं बढ़ी, उसको हमने अपना इष्ट रूप में अपने खेत में स्थापित किया हम लोगों ने। और गांव ने अपना देवता माना दादा खेड़े को, गांव खेड़ा बोलते थे। खेड़ा, दादा खेड़ा ही हमारा सबसे बड़ा देवता रहा। और जब तक दादा खेड़ा रहा तब तक गांव अपनी परंपरा को मानता रहा। मंदिर मस्जिद वाली जो कल्चर है, ये तो अभी राम जब नहीं था तब भी तो कुछ था, जब कृष्ण नहीं था तब भी कुछ था। वो कुछ क्या था? वो प्रकृति थी, वो कुदरत थी जो हमेशा से रहती आई है, जिसने लालन पालन किया है। जो पंच तत्व हम कहते हैं, जो पंच महाभूत हम कहते हैं, वो तो हमेशा थे, उसी को भगवान बोला हमने। वही हमारा पोषण करती थी। उसी को मानने वाले आज भी लोग, सिर्फ ट्राइबल लोग रहते हैं। वो आज भी किसी देवता को नहीं मानते हैं, वो प्रकृति को ही बोलते हैं जय जोहार। जोहार प्रकृति को ही बोलते हैं वो, तो उनके तो संबोधन में भी जय जोहार रहता है। तो वो जो जोहार है उसको मानने वाले लोग जितने भी हैं, उनको विस्थापित करना है। जैसे ही वो अपनी मूल जगह से गए, वो भी फिर हमारे जैसे शरणार्थी हो जाएंगे। आधार कार्ड बनाने वाले, 5 किलो अनाज पर जीवन यापन करने वाले, रुपयों के ऊपर डिपेंडेंट लोग। आज वो रुपयों पर डिपेंडेंट नहीं है। हर मौसम के लिए उनके पास, अपने पास सब कुछ है, उनका खाने का सब कुछ है। उनको आपका एक सिंगल रुपया नहीं चाहिए। लेकिन एनजीओज भेज करके, नए प्राइवेट लोगों को भेज करके वो वहां कह रहे हैं तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ेगा तो कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा तो आपकी भाषा में समझाएगा, सरकार का आदेश है मानना पड़ेगा, जगह तो खाली करनी पड़ेगी। आपके कलेक्टरों ने यही तो किया है ना। और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति क्यों बनाया गया था? जिस दिन बनाया गया था, मेरी फेसबुक की वॉल देख लो, जिस दिन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था, मेरा पहला स्टेटमेंट यह था, अब आदिवासियों का सत्यानाश होगा। क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए गया है
जो जिस जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम है, उस जात का तो नाश प्राथमिकता में है। समझ गए ना? चमारों का सबसे ज्यादा सत्यानाश मायावती के आने के बाद हुआ है ना? हो तो बताओ जी। सरदारों का सबसे बड़ा सत्यानाश सरदार प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। मतलब आपको मुखिया इसलिए बनाया जाता है भाई। पॉलिटिकल पार्टी किस जात को अपना प्रधान बनाती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, देखो किस जात को बनाएगी वो। अब बीजेपी कहते हैं एंटी जाट पार्टी है, लेकिन प्रधान जाट है, उपराष्ट्रपति जाट है ना? जब अपना प्रोपेगेंडा चलाना है तो आजकल सैनी बना दिया। अभी जब मैसेज देना है, कुछ संदेश देना है, पूरे 4 साल तक कोई और रहा, 4.5 साल तक जाट रहा, और फिर कहने का ये रहता है कि ये तो इतनी लंबी चर्चा है। जैसे अपार आईडी पे भी क्वेश्चन आया है। अपार आईडी के बारे में किस किस को मालूम है? आपके बच्चों की स्कूल में आईडी बन रही है, मास्टर जी बना रहे हैं आपके, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आपकी अपार आईडी बन गई, तो मतलब माँ बाप की कंसेंट ले रहा है उसके अंदर कि आने वाले टाइम में जब सरकार कोई इंजेक्शन लगाने के लिए कोई मुहिम चलाएगी, तो अगली बार आपके बच्चे को इंजेक्शन देने से पहले किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका परमानेंट एजुकेशन का एनरोलमेंट नंबर भी बना रहे हैं, वो PEN नंबर बना रहे हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। असली पर्पस है आपके बच्चे का सारा डेटा ऑनलाइन डालना, आपके खेत का, आपके घर का, आपका सारा डेटा ऑनलाइन। आपका मोबाइल भी यही काम कर रहा है, 24 घंटे आपका डेटा दे रहा है। आप कितने कदम पैदल चलते हो, कितना ट्रांजैक्शन करते हो, कितनी आमदनी है, कितना खर्चा करते हो, बिजली का बिल कितना आता है, आप किस किस तरह के लोगों से बात करते हो, दिन में कितने घंटे बात करते हो, कितने घंटे सोशल मीडिया चलाते हो, सोशल मीडिया पर किस तरह की वीडियो देखते हो, किस तरह के लोगों को पसंद करते हो, किस तरह के पसंद नापसंद करते हो, कैसे कैसे कमेंट करते हो, और किस तरह का जीवन यापन करते हो। ये सब डेटे का एल्गोरिदम बन रहा है। ये मोबाइल असल में आपके घर में उनका जासूस है, ठीक है? और आपको मैनिपुलेट करना इतना आसान है कि आपका मोबाइल कितने कदम चलते हो बता देता है ना, कितना सफर करते हो। अब अगर देख ले कि ये सारे लोग जितने बैठे हैं एक गांव के, इस गांव के 70% लोग 10,000 से कम कदम चलते हैं, और अगले दिन अखबार में आ जाए कि 10,000, असल में तो होना है जो सरकार ने बूटी लगवा रखी दो उससे हार्ट अटैक, लेकिन अखबार में यह आएगा जो 10,000 से कम कदम चलते हैं उनको हार्ट अटैक के चांस 80% ज्यादा। तो फिर आपको लगेगा, हमारा एक साथी है, मैं बोल रहा हूं उसको, तेरे को पैरालिसिस होने के चांसेस हैं, तेरे को पैरालिसिस होने के चांसेस हैं। अगर तेरा एक हाथ सुन हो रहा है तो अगला स्टेप पैरालिसिस है, और तू डिटॉक्स करवा ले, तू डिटॉक्स करवा ले। मान्या नहीं, पैरालिसिस हो गया, उसका आधा मुंह टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने के बाद मैंने क्या, मखा तेरे तक गया था मैंने पैरालिसिस होएगा तेरे को? बोलता है इससे नहीं हुआ, डॉक्टर बतावे था, मैं हेडफोन ज्यादा यूज करूं, जाता हुआ। बहुत बढ़िया। क्योंकि टीवी में, अखबार में आ जाएगा ना कि हेडफोन यूज करने से पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है जी। आभा आईडी भी यही है। कोई भी आईडी जो 16 डिजिट की आपकी बन रही है ना, किसी भी तरह से आपको लालच देने के लिए, या आपको बचपन से लालच देने वाली प्रक्रिया चालू की हुई है और बुढ़ापा पेंशन तक की है। इसमें विधवा पेंशन भी आ गई, विकलांग पेंशन भी आ गई, इसमें गरीबी वाली रेखा के नीचे वाला भी आ गया, इसमें आपका राशन कार्ड आ गया, इसमें आपका आयुष्मान कार्ड आ गया, इसमें आभा कार्ड आ गया, इसमें कोई और फैसिलिटी लेने वाला कार्ड आ गया, फिर किसान को देने के लिए 500 रुपए वाली भीख आ गई, 2,000 रुपए जो उसको मिलते हैं किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से। ऐसा करके वो आपको, हर व्यक्ति को बेनिफिट में डालना चाह रहे हैं। क्योंकि सरकार ने क्या गेम खेला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले कुछ लोगों ने जब अपने तथ्य दिए कि आधार कार्ड में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि देना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है इंफॉर्मेशन देना। लेकिन साथ में सरकार ने ये कह दिया
कि हमारे देश के लोग ना चोर हैं। सरकार ने एफिडेविट दिया कि ये ना दो दो जगह से बेनिफिट ले लेते हैं, इसलिए इनका आधार कंपलसरी करो जब सरकार से बेनिफिट लेना हो। तो ये आपको बेनिफिट दिखा करके आपका डेटा ऑनलाइन करने के लिए ही सारे कार्ड हैं। आपने अपना कागज बनवाया तो आपने अपनी गर्दन सरकार के हाथ में दे दी। असली तो कानून यह कहता है कि जब मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना तो मेरे बच्चे को कौन सी चीज से वंचित कर दोगे तुम? सांस लेने से वंचित कर दोगे? एजुकेशन लेने से वंचित कर दोगे? उसको नौकरी करने का अधिकार नहीं है? उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? मान लो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या जन्म नहीं हुआ उसका? है? अगर आधार नहीं है तो वो आदमी नहीं है? ये तो लॉजिक ही खराब है यार। कागज के ऊपर डिपेंडेंट है। भैया मैंने ये कहा तुमने ये कहा ना कि चोरी रोकते हो तुमने कहा कि इतने सारे वो सिलेंडर्स पकड़े गए चोरी के। तुमने कहा इतने करोड़ रुपए बचा लिए हमने भ्रष्टाचार के आधार कार्ड के जरिए। ऐसा ही कहा था ना उन लोगों ने शुरू में आप लोगों को बकाने के लिए। तो फिर हम और गरीब कैसे होते जा रहे हैं रोज? हमारे ऊपर कर्जा कैसे बढ़ता जा रहा है? 2014 में इस देश के ऊपर 56 लाख करोड़ का कर्जा था, वो 196 लाख करोड़ कैसे हो गया? 105 लाख करोड़ कैसे हो गया? वो विदेशी कर्जा है, यो देशी कह रहा हूं। दो टाइप के कर्जे हैं आपके ऊपर, दो टाइप के कर्जे हैं। एक वो कर्जा है जो देश के लोगों ने बैंकों से ले रखा है, और एक वो कर्जा है जो सरकार ने देश के लोगों के आधार कार्ड गिरवी रख के वर्ल्ड बैंक से ले रखा है। हाँ, समझ गए ना? तो आपको गिरवी रखा जाता है। ये डॉक्यूमेंट असल में आपके गिरवी रखने के कागज हैं। जिसने आधार बनवा लिया उसने अपनी कंसेंट दे दी अपने आप को गिरवी रखने की। और ये पूरा ये कागजों वाला खेल, ये इतना, मैं तो सारी बातें थोड़ी थोड़ी टच करी है मैंने, सारी की सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए तो हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग छोटी पड़ जाती है। इसके बाद अगला स्टेप जो है ना, जिसने और लड़ने का, जिसका अभी कुछ लोगों का आया कि अब हम लंबे समय तक आपके साथ चलना चाहते हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 7 दिन की होगी अब ट्रेनिंग। 7 दिन वाली में और एक्सप्लेन करेंगे कि न्यू लड़ना है। फिर उसमें से जो बुद्धिजीवी निकल के आएंगे जो कहेंगे हमने बुद्धि का काम चाहिए, हम आपको रिसर्च करके देंगे, फिर उनकी रिसर्च वाली ट्रेनिंग अलग होगी। मतलब इतनी गहराई की कुछ बातें हैं जिनको अगर आप एक्सप्लेन करने लग जाओ तो सिर फटेगा उत्तरे की। ऐसा फील होएगा कि इनसे आप लड़ ही नहीं पाओगे कभी भी। लेकिन हमसे पहले भी बहुत लोगों ने लड़ाइयां जारी की हैं, उन लोगों को इन्होंने निपटा दिया। ये लड़ाई सीधे सीधे लड़ने की लड़ाई नहीं है। ये अगर जीतना है तो अपनी रसोई से जीती जाएगी। अगर हमारी हर औरत को, गांव में हर लड़की को शादी से पहले पता हो कि शादी हमें क्यों करनी है, ब्रह्मचर्य क्या है, हमारे परिवार का नियोजन हमें कैसे करना है, और परिवार में अगर हमारे बच्चे खाएं पिएं तो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या कब और कितना खाना भी पता हो ना, तो भी हमारी 80% बीमारियां तो रातों रात खत्म हो जाएंगी हमारे देश में से, रातों रात। सिर्फ इतना भी नॉलेज हो तो अगर हमारे को, फिर किचन में हमको कौन से आइटम रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है अगर ये मालूम हो तो आधी से ज्यादा दवाइयां तो हमारे किचन से ही हो जाएंगी चालू। हमें जरूरत ही नहीं कहीं बाहर जाने की। उसके बाद खेत में हमको क्या उगाना है, अगर ये किसान को पता हो किस तरह से उगाना है, कैसे खेती करनी है, मशीन का कितना उपयोग करना है, जानवरों का कितना उपयोग करना है, खाद कौन सी इस्तेमाल करनी है, अगर ये पता हो किसान को तो आधा जहर वैसे खत्म हो जाएगा। आधा क्या, सारा ही खत्म हो जाएगा। किसान ही जहर दे रहा है सबको। वो अपनी खेत, और हमने तो अभी उस
पहुंचे नहीं है सुनील भाई, पता नहीं कैसे उनका खेती पे था, उनका वक्तव्य था। उन्होंने तो कितने सारे प्रैक्टिकल करके देख लिए कि पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल, बिना बाजार से केमिकल लाए बिना आपको कोई डीएपी यूरिया खरीदने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी पैदावार होगी गारंटीड, कोई जहर के डालने की जरूरत नहीं है। आप उसको फॉलो करो अपनी जमीन का पोषण पूरा करके। यानी कि ये एक्चुअल में ये लड़ाई गांव लड़ेगा, असल में शहर उसको सपोर्ट करेगा। हम उत्पादन आधारित, हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी उत्पादन आधारित। हमको गलत पढ़ाया जाता है कि हम खेती आधारित इकोनॉमी थी, हमारी उत्पादन आधारित थी। इतना उत्पादन होता था कि 1860 में, ये तो आईएमएफ की वेबसाइट पे आंकड़ा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस की। 1860 में पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 48% एक्सपोर्ट अकेला भारत करता था। 48% एक्सपोर्ट अकेला भारत कर रहा था। और पूरी दुनिया में इंग्लैंड, जिसको बोलते हैं कि हमारे ऊपर राज किया करता था, टॉप 10 इकोनॉमी में भी नहीं आता था। हम टॉप दो इकोनॉमी में आते थे। दो ही इकोनॉमी थी लड़ने वाली आपस में पहली पोजीशन के लिए, इंडिया और चाइना। हमेशा से यही थी। तो हम लोग पूरी दुनिया की जीडीपी का 24% 26% की रेंज में रहते होते थे, पूरी दुनिया की जीडीपी का। आज कितना है पता है आप? पूरी दुनिया की जीडीपी का 0% में है, 0 में है हम। हमारी ये हालत है। यानी कहां हम पूरी दुनिया के चौथे हिस्से पे अकेले खड़े होते थे, और उस टाइम को वो गरीब देश बोलते हैं। कितना गलत इतिहास पढ़ाया जाता है हम लोगों को। आपके बच्चों को एजुकेशन के नाम पर केवल और केवल खाने के नाम पर भी जहर दिया जाता है, एजुकेशन के नाम पर। आप एक इतना सा कैलकुलेशन करके देखिए, घर में 2 बच्चे हों, एक बच्चा थोड़ा बढ़िया बिहेव करता हो, दूसरा थोड़ा सा ऊत हो, थोड़ा सा कम पढ़ता हो, और वो जो एक को आप थोड़ा डांटना शुरू कर दो, देखिए तेरा भाई भी तो कर रहा है, देखिए तेरी बहन भी तो कर रही है, उनकी आपस में जूत बच जाएगा कि तेरी वजह से डांट पड़ रही मेरे को। नहीं जब 2 सगे भाई बहनों में इतना अगर थोड़ा सा कंपैरिजन भी इतना जहर बोल सकता है, तो पूरी की पूरी आपकी पीढ़ी तो एक दूसरे से आगे भागने की दौड़ में लगी हुई है। मने फर्स्ट आना, और कभी कोई फर्स्ट आया ही नहीं आज तक। कोई आया नहीं ना, कोई नहीं आया। सिर्फ दौड़ में दौड़ रहे हो आप, दौड़ा रहे हो अपने बच्चों को। कहीं नहीं पहुंचना आपके बच्चों को, कहीं नहीं पहुंचना। गुलामी के अलावा कहीं नहीं पहुंचना। दस्तावेज मतलब गुलामी, दस्तावेज का मतलब गुलामी है। मैं तो अगला स्कूल खोलेंगे 2026, अगले साल अपना जो विद्यालय खोलेंगे, उसमें कंडीशन ही 2-3 रखी है हम लोगों ने। तो एक तो किसी ने, बालक ने इंजेक्शन ना लगा रखा होगा, उसको प्राथमिकता देंगे, कोई भी इंजेक्शन ना लगवा रखा होगा। और दूसरा, जिसका जन्म प्रमाण पत्र ना होगा उसको देंगे। आधार कार्ड तो छोड़ो, दूसरा प्राथमिकता ही उसको देंगे जिसका जन्म प्रमाण, जिसके बाप ने कह दिया जिस दिन पैदा हुआ उस दिन हुआ, बात खत्म यार। प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? हाँ, कोई व्यक्ति अपने एफिडेविट में 2 जगह स्टेटमेंट दे दे कि मैं 2 जगह स्टेटमेंट दे देता हूं, एक जगह बोल देता हूं कि मेरा बच्चा 8 तारीख को पैदा हुआ, एक जगह देता हूं 7 तारीख को, फिर जेल पक्का होनी चाहिए। अगर मैं गलत जानकारी देता हूं तो मेरे को फिर तो सजा होनी चाहिए भाई, देखो, है ना। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये है तो है यार, मेरी बात मानी जाए, सरकार थोड़ी मोहर मारेगी तभी थोड़ी पक्का होएगा। हमने उन दिनों में बड़ा, जब सरकार को नेशनल मतलब इनका पोल खोलने के लिए हमने शुरू में ना अंधों के भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिए थे। अंधों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिए। मैं कह देखो, ये कोई भी बनवा लो लाइसेंस, तो यार लाइसेंस से कैसे साबित होगा कि मुझे चलाना आता है? पोल्यूशन सर्टिफिकेट से कैसे साबित होएगा कि तुम्हारी गाड़ी पोल्यूशन नहीं करती? अब डीजल की गाड़ी पोल्यूशन फैलाती है, उसकी सीट भी फैलावेंगे, उसके टायर भी फैलावेंगे, इंजन ही तो फैलाता होगा। तो इंजन कम पोल्यूशन करे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई तुम लोगों ने। तुम कह रहे हो हम चांद पे जा लिए हैं, फद्दू बनावे मारा।
और आप मान रहे कि प्रदूषण फैलाती होगी गाड़ी भाई, हम मान रहे खाम खाई। और एक पर्ची नहीं बनवाई पोल्यूशन सर्टिफिकेट की, मतलब वो जो गाड़ी है उसके सर्टिफिकेट की पर्ची जो है, मान लो आज 17 तारीख है, 17 तारीख तक वैलिड थी, मैं बाय चांस 18 तारीख को निकला और पुलिस वाले ने पकड़ लिया और कल तेरी खत्म होगी पर्ची, तो आज ही पोल्यूशन शुरू होया इसका, आज ही प्रदूषण फैलानी। ये कॉमन सेंस हमारी खत्म हो गई है। हम पुलिस वालों से चुपचाप पोल्यूशन का चलान कटवा के घर आ जा है। हाँ, इंश्योरेंस कंपनियों के दलाल बने हुए हैं पुलिस वाले। कोई भी कागज है यार, मेरी मर्जी है। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया ना, जब तक मुझे कोई इलनेस नहीं है तब तक मेरा लाइसेंस कैसे एक्सपायर हो जाएगा यार, बताओ। और अगर तुम मेरा लाइसेंस अगर तुम्हें रिन्यू करना है तो फिर घर आके करके जाओ भाई, मेरे को जबरदस्ती डंडा थोड़ी ना है कि मैं जाऊंगा, मैं लाइन में जाके खड़ा हूंगा, मैं फिर से कागज दूंगा। तुम आके मेरा कर जाओ, तुम चेक कर जाओ दोबारा से कि मैं भूल गया हूं कि, मतलब पहले तो आता था मेरे को चलाना, अब मैं भूल गया, लाइसेंस एक्सपायर हो गया। तो अजीब फंसा के रखा हुआ है कागजों के अंदर ना। आपके ही कागज एक्सपायर हो जाते हैं। आपने गाड़ी ली, आपकी गाड़ी एक्सपायर होगी बिला, चलाने वाले को पता है यार उसकी गाड़ी एक्सपायर होने की है कि नहीं है, उन्हें क्या ठीक कराना, उसमें क्या खराबी है। एकदम नई गाड़ियां पड़ी है यार, 10-10 साल की, 15-15 साल वाली गाड़ियां, और वो उठा के घर से क्रेन से उठा करके कभी भी क्रेशर में डाल के कर देते हैं काम। क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि यार सरकार कौन है डिसाइड करने वाली, सरकार को ये अथॉरिटी किसने दे दी कि तुम्हारी गाड़ी पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तुमको ये करवाना पड़ेगा, तुमको ये करवाना पड़ेगा, तुमको इतने दस्तावेज। 9 साल से लाइनों में से नहीं निकल पाए हैं हम लोग। पिछले 10 साल में इस सरकार ने आते ही लाइन में लाए थे, तब से लाइन में लगे हुए हैं। और ये राशन की और पानी की लाइनों में बदलने वाली है ये लाइनें आने वाले टाइम में, अगर आपको समझ में ना आ रहे, मतलब आ जाए तो। और भाई नहीं आ रही हो तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। हम तो बता ही सकते हैं आपको कि आने वाले टाइम में जो लड़ाई है वो ऐसी होएगी कि इंश्योरेंस नहीं करवाते, मतलब नहीं करवाते भाई। अपने को ये ऐलान करना है। अब मानस तो हमारे पास इतने भाई, जहां हम लोग बता सके एसपी को, डीएसपी को कि तू नौकर है, भाई पीछे मानस खड़े होंगे तो हम कह देंगे सुनो ए नौकर है तू। पीछे मानस नहीं होंगे तो हम कह देंगे भाई साहब आप पब्लिक सर्वेंट हो, फिर ऐसे बोल लेंगे। और क्या है तो पब्लिक सर्वेंट ही है, तो नौकर ही। वो तो डिपेंड करता है कितने के मानस अपने साथ होंगे तो कैसी भाषा बात करेंगे। मेरा तो घना जी करे किसी दिन किसी बड़े अफसर का एक थप्पड़ मारूं, किसी डीसी का, पर मानस तो को नहीं। मेरा पता क्या जी करे, ये डीसी बकवास करते पावे हमारे बुजुर्गों के साथ, तू तड़ाक से बात करते मिलते हैं, और उस टाइम बड़ा गुस्सा आता है। अब हम इतने मानस हों जिसका न्यू पता हो कि भाई इस मानस का हाथ ला दिया तो इतने मानस तो सड़कों पे आ जाएंगे और ये हाल कर देंगे। तो जिस दिन वो किसी बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करे, वहीं ऑन कैमरा उसका तड़ाक मारा है कि साले तू नौकर है, यू मालक है, यो इस देश का मालक है जो किसान है, जिसके साथ तू बदतमीजी कर रहा है, उसको ये बताया जाए। देखो भाई नहीं मारा भी होता तो उसको नहीं मारते वाले जी, हो जाएगा जी, मार दे, ठोकना किसी का है? हाँ तो जी लड़ाई लंबी है, इसको लंबी लड़ाई के हिसाब से ही लड़ना है और सोच समझ